सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप एंड वेलकम टू विजय सीरीज। स्टूडेंट्स, आज की सेकेंड कंप्यूटर क्लास में हम कवर करेंगे टॉपिक कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले वाले पार्ट में हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड डेटा प्रोसेसिंग को कवर कर चुके हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में या फिर आप खुद भी सर्च करके लास्ट वीक आपकी सेम टाइम पे क्लास हुई थी उसको आप सर्च कर सकते हैं, ओके, सैटरडे को। नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी आर ऑन द सेकंड क्लास एंड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इन दो टॉपिक्स को। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। व्हाट डू वी मीन बाय हार्डवेयर, दिस पर्टिकुलर वर्ड। देखो, हार्डवेयर क्या होता है, ये बेसिकली फिजिकल कंपोनेंट है कंप्यूटर का, ठीक है। ये वो कंपोनेंट है जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, जैसे कि आपका माउस होता है, आपका कीबोर्ड होता है, तो ये आपके हार्डवेयर हैं, ठीक है। हार्डवेयर काम क्या करता है, ये आपका काम करता है, मतलब फिजिकल कंपोनेंट ये आपका काम करता है इनपुट देने में, प्रोसेसिंग में, स्टोरेज में एंड आउटपुट में। मतलब जितनी भी आईपीओ की आपकी स्टेज है वो सभी में आपका हार्डवेयर काम करता है। ऑपोजिट टू हार्डवेयर आपका होता है सॉफ्टवेयर, जिसको हम कमिंग पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है, आज के पार्ट में नहीं, बट यस आपके कमिंग पार्ट में हम सॉफ्टवेयर्स को भी डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर वो कंपोनेंट हैं जो हार्डवेयर को रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये हमारे हार्डवेयर्स को वर्किंग बनाते हैं। हावेवर, इनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती है। सॉफ्टवेयर जो है उसको आप टच नहीं कर पाओगे, उसको आप सी नहीं कर पाओगे। आपके सॉफ्टवेयर क्या होंगे? इंस्टॉल्ड होंगे, वो आपके हार्डवेयर्स को रन करेंगे, बट इनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होगी। ये हार्डवेयर, कोई भी आपका हार्डवेयर है एंड जो यूजर है उसके बीच में इंटरफेस बनते हैं, ठीक है। तो आपके जो हार्डवेयर होते हैं इसके अंदर हम कवर करेंगे द प्रोसेसर, दैट मीन्स प्रोसेसिंग यूनिट, द सीपीयू भी इसको बोलते हैं, उसको हम कवर करेंगे। देन वी विल कवर द मदरबोर्ड, ओके, मदरबोर्ड वर्किंग यूनिट ऑफ सीपीयू, उसको हम लोग कवर करेंगे। देन नेक्स्ट वी विल कवर द केस, द आउटसाइड बॉडी, द प्लास्टिक और द मेटल बॉडी जो हमारे कंप्यूटर में, सीपीयू में, इन सब चीजों में लगी होती है, वो क्या हो जाता है? केस, मतलब प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है। देन वी हैव इज रैम। रैम बेसिकली आपका मेमोरी का पार्ट है, बट क्योंकि इसकी एक फिजिकल फॉर्म होती है तो उसको हम लोग हार्डवेयर के अंदर डिस्कस करेंगे। जो इसकी वर्किंग है उसको हम मतलब नेक्स्ट जब हम हार्डवेयर के बाद बात करेंगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की, वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है रैम भी, तो वर्किंग फंक्शनिंग वहां पे डिस्कस होगी। यहाँ पे बस एज अ फिजिकल फॉर्म व्हाट इट डज वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देन वी विल कवर द ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड कंप्यूटर के जितने भी पिक्चर्स हैं, जितनी भी विजुअल पार्ट है उसको रन करने के लिए। देन वी विल डिस्कस द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की अगेन मैं अगर बात करूं तो ये बेसिकली टाइप ऑफ स्टोरेज ही है, ठीक है, ये टाइप ऑफ स्टोरेज ही है। हाउएवर, क्योंकि इसकी भी एक फिजिकल फॉर्म है तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी इन डिटेल इसके टाइप्स वगैरह क्या है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, किस पे बेस होती है, ये हम डिस्कस करेंगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में। देन ऑप्टिकल ड्राइव। ऑप्टिकल ड्राइव मतलब विजुअल, अगेन विजुअल कंपोनेंट्स के लिए है। देन पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में ऐसा कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है, आप सबको पता है कि कंप्यूटर जो रन करता है वो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करता है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, दैट वी विल कवर इन द पावर सप्लाई। द नेक्स्ट वी हैव इज साउंड कार्ड। साउंड कार्ड की बेसिकली जब हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं द ऑडियो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर का कंपोनेंट है जो ऑडियो के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट इज द साउंड कार्ड। देन नेक्स्ट वी विल डिस्कस द इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स। इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स की जब हम बात करते हैं, यहाँ बेसिकली हम बात कर रहे हैं सारे के सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम कवर करेंगे कीबोर्ड। अगर आप कोई भी नंबर, कोई भी सिंबल या कोई भी अल्फाबेट अपने कंप्यूटर को फीड कराना चाहते हो एज अ इनपुट, तो आप उसको कीबोर्ड के थ्रू फीड कराओगे, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव इज माउस। माउस बेसिकली आपकी क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो सिलेक्शन के लिए, पॉइंटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। सिमिलर टू माउस आपके पास जॉयस्टिक है एंड ट्रैक बॉल है, बेसिकली नेविगेशन एंड ऑल के लिए ये सब रिस्पॉन्सिबल है। देन नेक्स्ट वी हैव इज स्कैनर। स्कैनर क्या है? स्कैनर बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ हार्डवेयर जो क्या करता है, जितनी भी आपकी फिजिकल कॉपी है, ठीक है, जैसे एक पन्ने में कुछ लिखा हुआ है उसकी डिजिटल कॉपी को क्रिएट करता है। देन बार कोड रीडर, आपने देखा होगा जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसके पीछे बार कोड होता है, उसको रीड करने के लिए बार कोड रीडर होता है। देन MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, स्पेशल टाइप की इंक को हम किस चीज से रिकॉग्नाइज करते हैं, ये होता है हमारा MICR। देन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, बेसिकली इट्स अ पेन लाइक स्ट्रक्चर जो बुक में जितनी भी लिखी हुई टेक्स्ट है
प्रिंटेड टेक्स्ट है उसको डिजिटल फॉर्म में हमें कॉपी करके देता है ताकि हम उसको एडिट कर पाए। देन नेक्स्ट OMR, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। बेसिकली आपको एक शीट दी जाएगी जिसमें आप मार्क कर सकते हैं, तो उस मार्क को रीड किया जाता है। ये तो आपने सुना भी होगा OMR, बेसिकली आपको पता भी है OMR क्या होता है, ठीक है। देन वी हैव इज डिजिटलाइजर। डिजिटलाइजर इज अ टाइप ऑफ टैब, ठीक है, जो आपको क्या करता है, आपकी फ्री हैंड राइटिंग को कंप्यूटर में फीड करने में हेल्प करता है। देन टच स्क्रीन की बात करूं, ऑल्दो ये जो टच स्क्रीन है ना, दिस इज बोथ आउटपुट एंड इनपुट। इसको रखा इनपुट में हुआ है, बट दिस इज बोथ इनपुट डिवाइस एंड एन आउटपुट डिवाइस, क्योंकि टच स्क्रीन के थ्रू आप चीजें सिलेक्ट करके इनपुट दे भी सकते हो और जो भी रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है उसको विजुअलाइज भी कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडियो फॉर्म। अगर आप ऑडियो फॉर्म में कोई इनपुट देना चाहते हो, फॉर दैट वी विल हैव द माइक्रोफोन। देन नेक्स्ट इज वेबकैम। वेबकैम बेसिकली जो अभी पिक्चर्स हैं या वीडियो वगैरह है उनको कैप्चर करता है एंड उनको रन करता है, ठीक है। सो फॉर दैट वी हैव द वेबकैम। देन लाइट पेन। लाइट पेन इज बेसिकली आपने देखा होगा, ये पेन लाइक पॉइंटर्स होते हैं जिनसे आप पॉइंट कर सकते हो, चीजें सिलेक्ट कर सकते हो विद अ डिस्टेंस, ऑलराइट। देन इसके ऑपोजिट में हमारे पास आते हैं आउटपुट, क्योंकि देखो अगेन आप कंप्यूटर के केस में क्या करते हो, कंप्यूटर को आप देते हो इनपुट। आपके इनपुट के अंदर क्या आता है, आपके इनपुट के अंदर डेटा एंड आपके इनपुट के अंदर आती है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। डेटा बेसिकली जो भी आप जिस भी डिजिट से, जैसे भी अल्फाबेट्स नंबर से डील करना चाहते हो, दैट विल बी डेटा। एंड उनको प्रोसेस करने के बाद आप उनके साथ करना क्या चाहते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई लॉजिक आप लगाना चाहते हो एंड और नॉट का, तो दैट विल कम विद इंस्ट्रक्शन, ओके। तो डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आपके इनपुट बनाते हैं। जैसे अगर आपका 2+3 है, तो ये 2 एंड 3 ये डेटा हो गया है, जो ऐड करना है ये आपका हो जाता है इंस्ट्रक्शन। अब आपके इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे कंप्यूटर ऐड करके आपको आंसर देगा 5, ठीक है। जो ये 5 है दैट इज अ रिजल्ट, ठीक है, दैट इज अ रिजल्ट, तो ये आपको मिल जाएगा। देन तो ये क्या हुआ, प्रोसेसिंग हो रखी है। अब ये जो आउटपुट ऑब्टेन हो रखा है 5, ये भी तो आपको बताना है। अब अगर ये एक स्क्रीन में दिखाया जाए आपको आउटपुट, तो आप बोलेंगे कि मेरे को मॉनिटर में आउटपुट दिखाया जा रहा है, विजुअल रिजल्ट जो है मेरे सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं। देन प्रिंटर में क्या होगा, अगर वो आपको फिजिकल कॉपी की फॉर्म में दिया जाए, ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस अगर कोई भी आपने जो रिजल्ट निकला है उसको फिजिकल कॉपी की फॉर्म में निकाल देते हैं, दैट इज द प्रिंटर। देन वी हैव इज प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, काइंड ऑफ प्रिंटर ही है, बट या इट इज ऑन द लार्ज स्केल, इट इज मोर स्पेसिफिक, ओके। द नेक्स्ट वी हैव इज स्पीकर। स्पीकर अगेन ऑडियो फॉर्म में अगर कोई आउटपुट आ रखा है और वो आपको प्रेजेंट करना है, सो फॉर दैट वी हैव द स्पीकर। द नेक्स्ट वी हैव इज डिजिटल प्रोजेक्टर। जो भी चीजें हैं ओवर एनी पर्टिकुलर स्क्रीन आपने वो प्रोजेक्ट करके देनी है, सो इन दैट केस वी विल यूज द डिजिटल प्रोजेक्टर। तो ये मैंने आपको कंप्लीट जो हमारी हार्डवेयर की क्लास है उसके एसेंस समझा दिए हैं कि मोटा मोटा हम समराइज करके हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो दैट दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। एग्जाम पॉइंट से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ओके। नाउ फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रोसेसर को। प्रोसेसर में देखो, प्रोसेसर क्या होता है, इट इज बेसिकली CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसको आप ब्रेन भी बोल सकते हो, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये वो यूनिट है कंप्यूटर की जो एक्चुअल में टास्क को एग्जीक्यूट करेगी, दैट मीन्स वो एक्चुअल में काम को करेगी, ठीक है। तो वो आपका हो जाता है CPU। अब CPU की जब हम बात करते हैं, CPU में ऑफ कोर्स आप क्या करते हो, डेटा और इंस्ट्रक्शन को फीड करते हो, ठीक है। एंड कंप्यूटर क्या करता है, बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन, क्या आपने इंस्ट्रक्शन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग तो आपके डेटा को ट्रीट करता है ना, आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ऑलराइट। यहाँ पे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जितने आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन, जैसे अगर आप 2+5 बोल रहे हो तो आपका कंप्यूटर आपको 7 देगा। वहीं पे अगर आप 2 × 5 दे रहे हो तो आपका कंप्यूटर आपको आंसर 10 देगा, ओके। सो ये क्या है, आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर डेटा को ट्रीट करके आपको रिजल्ट दे रहा है। अब क्योंकि हम ये पूरा पार्ट जो है वो बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, ठीक है, जब हमने प्रोसेसिंग पढ़ी थी उसमें हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। आपका काम क्या है, आप यहाँ पे कोशिश कीजिए रिवाइज करने की कि ALU का काम क्या था, CU का काम क्या था और रजिस्टर का बेसिक काम क्या था। ऑल्दो रजिस्टर जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो अगले मतलब अभी कुछ टाइम बाद मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट में करेंगे, बट यस बेसिक आपको पता होना चाहिए कि रजिस्टर क्यों अलग है और ये क्या काम हमें करके देता है, ओके। तो इसके साथ हमारा प्रोसेसर हम कवर करेंगे। अब प्रोसेसर में देखो क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रोसेसर के, जो आपके एग्जाम के लिए समझना आपको इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनमें है वर्ड साइज। वर्ड साइज क्या है, नंबर ऑफ बिट्स अ CPU कैन प्रोसेस एट अ टाइम। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है, कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज को,
कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज को, ठीक है। एंड बाइनरी लैंग्वेज रिप्रेजेंट होती है जस्ट बाय टू नंबर्स 0 एंड 1। सो दिस इज योर बाइनरी नंबर और बाइनरी लैंग्वेज। ओके तो जब हम बाइनरी लैंग्वेज की बात करते हैं, आपकी बाइनरी लैंग्वेज कुछ ऐसे दिखती है, 0 और 1 से कंप्लीट लैंग्वेज फॉर्म होती है। अब देखो यहाँ पे जो पर्टिकुलर डिजिट है, जैसे ये 1 है, दिस इज 1 बिट, इसको क्या कहेंगे, बिट कहेंगे। ऐसे ही ये 0 है, इसको क्या कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे, बिट कहेंगे। अगला 1 है, इसको भी क्या कहेंगे, एक बिट कहेंगे। तो एवरी सिंगल डिजिट इन द बाइनरी लैंग्वेज और सिंबल इन द बाइनरी लैंग्वेज इज कॉल्ड अ बिट। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ से यहाँ तक कितने बिट हुए, सो यू विल कॉल इट 6 बिट। ओके ये 6 बिट्स हो गए हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, बाइनरी लैंग्वेज का हर एक सिंबल इज अ इंडिविजुअल बिट। अब वर्ड साइज से हमारा क्या मतलब है कि एक सिंगल टाइम पे हमारा सीपीयू कितने बिट्स को प्रोसेस कर सकता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ड साइज बोलते हैं। तो ये 32 बिट्स हो सकता है, 64 बिट्स हो सकता है, 16 बिट्स हो सकता है। मॉडर्न कंप्यूटर की बात करूं तो उनमें पॉपुलर है 32 एंड 64 बिट ही, ये दो ही सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वी हैव इज मेमोरी साइज, ठीक है, कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसका साइज क्या है। सो अमाउंट ऑफ रैम द सीपीयू कैन एड्रेस, कितनी रैम कंप्यूटर एक टाइम पे हैंडल कर सकता है, दैट इज द मेमोरी साइज। दैट मीन्स ये डील करता है स्टोरेज से, कितना स्टोरेज है, 1 TB है, 500 GB है, 512 GB है। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये बेसिकली डिपेंड करता है वर्ड साइज पे। जो आपका जो मेमोरी साइज है वो डिपेंड करता है आपका वर्ड साइज पे। ओके तो ये भी चीज आपने ध्यान में रखनी है। द नेक्स्ट वी हैव इज क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड क्या होती है, साइकिल पर सेकंड, रिफ्रेशिंग रेट ऑफ योर सीपीयू। ये क्या होता है, क्लॉक स्पीड। जितनी बेटर क्लॉक स्पीड होगी उतनी ही बेटर प्रोसेसिंग होगी। इसको मेजर किस में करते हैं, गीगाहर्ट्ज में। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज कोर। अब कोर के लिए ना आपको कैसे समझना है, देखो हमारे पास सीपीयू एक ही होता है, ओके हमारे पास सीपीयू एक ही होता है। लेट्स से दिस इज माय सीपीयू। अब सीपीयू में क्या होता है, जो इसकी वर्किंग यूनिट होती है वो एक कोर होती है। सीपीयू की वर्किंग यूनिट क्या है, कोर। एक कोर कंप्यूटर की एक प्रोसेस को एक टाइम पे करता है। तो अगर हमारे पास एक कोर है वो एक काम करेगा, दो कोर है वो दो काम करेंगे, तीन कोर है वो तीन काम करेंगे, चार कोर है वो चार काम करेंगे। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कोर जो है डिफरेंट डिफरेंट काम हमारा करके देते हैं। इतनी चीज आपने पहले समझनी है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी वरी करने वाला नहीं है। एग्जाम्पल देती हूँ। लेट से किसी कंप्यूटर में 4 कोर है। अब ये कोर क्या करेगा, आपका पहला कोर ये लेट से म्यूजिक रन कर रहा है, म्यूजिक रन कर रहा है। ये जो दूसरा कोर है ये आपका इंटरनेट से आपने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तीसरे कोर से आप पीपीटी बना रहे हैं, एंड चौथे कोर से लेट से आप आपने पेंट ओपन किया हुआ है, या फिर सॉरी, या फिर आपने पिक्चर ओपन की हुई है जिसको आप पीपीटी में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट अगर 4 कोर है तो कंप्यूटर मतलब एक टाइम पे 4 चीजों को प्रोसेस कर पाएगा। अगर डूल कोर है 2 को कर पाएगा, अगर ऑक्टा कोर है 8 को कर पाएगा, हेक्सा कोर है 6 को कर पाएगा। तो ऐसे ही डिपेंडिंग ऑन द कोर, क्योंकि कोर क्या है, वर्किंग यूनिट है। जितने कोर होंगे उतने वर्क कंप्यूटर एक टाइम पे पिक कर सकता है। द नेक्स्ट वी हैव इज कैश। कैश की जब हम बात करते हैं, दिस इज बेसिकली शॉर्टकट्स। लेट्स से ये आपका स्कूल है एंड दिस इज योर होम, ठीक है। तो नॉर्मल जो रोड बन रखी है वो आपके स्कूल के लिए ऐसे बन रखी है जिसको जाने में आपको 15 मिनट लगते हैं। अब यहाँ आपके दोस्त का घर है। अगर आप अपने दोस्त के घर के गार्डन से निकलते हो तो दिस इज द रूट यू विल हैव टू टेक। तो आपने क्या किया, क्योंकि आपको पता है जाना तो मुझे घर से स्कूल और स्कूल से घर ही है, ठीक है, पाथवे तो मेरा सेम है। तो रादर देन गोइंग थ्रू कि मैं ठीक है पूरे रोड में हर साइन बोर्ड को पढ़ता हुआ जाऊं, मुझे पता है कि एक शॉर्टकट है कि मेरे दोस्त के घर के गार्डन से निकल जाओ, ठीक है। तो आपने क्या ले रखा है, शॉर्टकट ले रखा है। ऐसे ही कंप्यूटर को भी अगर आप एक ही काम बहुत बार कराते हो, उसे पता है कि भाई ये काम ऐसे होना है, तो रादर देन कि वो पूरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगी, ठीक है मैं प्लस ढूंढूंगा, प्लस कैसे करते हैं सीखूंगा, उसको पता है कि भाई प्लस मैंने पहले ही ये 2+6 बार कर रखा है, मुझे पता है ये क्या ऑपरेशन करता है। तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली शॉर्टकट लेगा, ठीक है। जो पहले चीजें जिस तरीके से प्रोसेस हो रखी है उस चीज को क्या करेगा, लर्न करेगा, एंड वो शॉर्टकट लेके काम को जल्दी कर देगा। तो इसके लिए हमारे पास होते हैं कैश। ऑल्दो जो कैश है इसको हम डिटेल में नेक्स्ट जो कमिंग वो है चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, जब हम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, क्योंकि कैश भी इज अ टाइप ऑफ मेमोरी। बट यहाँ पे मैंने आपको जस्ट दे दिया है। एंड लास्ट वी हैव इज टीडीपी। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एट ऑल, बट यहाँ पे लेट्स से टर्म न्यू है, आपने कभी सुनी नहीं है तो डिस्कस कर लेते हैं। टीडीपी इज बेसिकली थर्मल डिजाइन पावर। थर्मल डिजाइन पावर क्या है,
जैसे आपके पास 4 कोर है, आपने चारों कोरों को मैक्सिमम काम दे दिया करने के लिए, तो कितनी हीट आपकी जनरेट होती है सीपीयू से, दैट इज द टीडीपी और थर्मल डिजाइन पावर। ओके, तो नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बट यस, ये वर्ड साइज, मेमोरी साइज, कंप्यूटर सॉरी क्लॉक स्पीड एंड कोड, ये 4 चीजें आपने डेफिनेटली याद करने हैं अपने पेपर के लिए। ठीक है, ये 4 चीजें आपने अच्छे से समझ भी लेनी है और सॉल्व भी करनी है। ऑलराइट, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स। जब हम कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड की बात कर रहे हैं, मदरबोर्ड बेसिकली क्या है, आपका मेन सर्किट है। जैसे आपने देखा होगा, आपके घर में बिजली आती है, बहुत सारे अप्लायंसेस चलते हैं, आप फोन चार्ज करते हैं, आप टीवी चलाते हैं, आप वैक्यूम क्लीनर चलाते हैं, वॉशिंग मशीन चलाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, घर में एक सर्किट दिया होता है जहां से बस चीजें सॉकेट में डाल के कनेक्ट की जाती हैं। वहां स्लॉट है, बस कनेक्ट करना है, स्लॉट है, कनेक्ट करना है। मदरबोर्ड का भी सेम काम है। कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और हर जगह चीजें रन करनी है, चाहे डेटा के लिए हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए हो, चाहे इंस्ट्रक्शन के लिए हो, रिजल्ट के लिए हो, ठीक है, किसी भी चीज के लिए, लेकिन एक सर्किट बन रखा है। अब उस सर्किट में चीजों को कैसे रन करना है, ये डिसाइड करता है आपका मदरबोर्ड। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा, जैसे घर का सर्किट है तो इसमें हर जगह सॉकेट बने होते हैं, तो ऐसे ही सॉकेट बने होते हैं आपके मदरबोर्ड में। अब इन सॉकेट्स में आप वेरियस वेरियस कंपोनेंट सीपीयू के लगाते हैं, जिससे आपका सीपीयू स्मूथली काम करता है। ठीक है, जिसमें से पहला सॉकेट है सीपीयू सॉकेट, जहां पे आपका सीपीयू, बेसिकली मदरबोर्ड में सीपीयू सॉकेट है जहां पे आपका सीपीयू कनेक्ट होता है। ठीक है, तो सीपीयू करता है, एंड इसमें ये मेक श्योर किया जाता है मदरबोर्ड के थ्रू कि जो सीपीयू का इंस्टॉलेशन है, मतलब उसको इंस्टॉल करना, क्या कहते हैं, रीइंस्टॉल करना या फिर रिमूव करना, ये सभी काम स्मूथली करने का काम या ड्यूटी बन जाती है मदरबोर्ड की। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज रैम स्लॉट। रैम क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, प्राइमरी स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिटेल में हम इसको मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे, यहाँ बस बेसिक बेसिक करना है। तो जो रैम स्लॉट है वो रैम के कनेक्शन के लिए होगा। ठीक है, और यहाँ पे जरूरी नहीं कि एक ही रैम स्लॉट हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है। देन नेक्स्ट वी हैव इज बायोस और यूफी। बायोस और यूफी की जब हम बात करते हैं, यहाँ बेसिकली हम बात कर रहे हैं फर्म्सवेयर की। फर्मवेयर क्या होते हैं, जो आपके कंप्यूटर को स्मूथली रन करने में हेल्प करेंगे। इनके बारे में बायोस क्या है, यूफी क्या है, हम बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ बस आपको समझना है कि यूफी के लिए भी मदरबोर्ड में एक पर्टिकुलर स्लॉट होता है। नेक्स्ट एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट क्यों है, एक्सपेंशन कार्ड के लिए। एक्सपेंशन कार्ड, आप अपने कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उस केस में आप यूज करते हैं एक्सपेंशन कार्ड को। ओके, नेक्स्ट चिपसेट। चिपसेट बेसिकली डाटा फ्लो को कंट्रोल करता है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस इसको एक बार आपने सुन लिया, मोर देन इनफ है। देन पावर कनेक्टर्स, पावर को सप्लाई, पावर को रन करते हैं। आप अपने कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, उसको कैसे सप्लाई करना है, कितना रन करेगा, ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर डिसाइडेड बाय हियर। देन नेक्स्ट वी हैव इज स्टोरेज कनेक्टर। स्टोरेज कनेक्टर क्या करता है, जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज है, चाहे वो एसएसडी की फॉर्म में हो, चाहे वो एचडीडी की फॉर्म में हो, उसके लिए पर्टिकुलर आपको जगह देता है जहां से आप कनेक्ट करेंगे या इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, तो ये है मदर बोर्ड के कुछ स्लॉट। अब इसके अलावा आपको मिलता है यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट क्या करता है, दिस इज यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। इसका क्या काम है, देखो जितनी भी हमारे मॉडर्न आउटपुट और इनपुट डिवाइस है, चाहे वो आपका क्या कहते हैं माउस हो, चाहे वो आपका कीबोर्ड हो, या चाहे वो आपका कुछ भी हो, तो उनको कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यूएसबी बोर्ड को लेना पड़ता है। तो जो यूएसबी बोर्ड आपका है वो क्या करता है, जितनी भी आपकी आउटपुट इनपुट डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस को देता है। तो ये हमारे यूएसबी पोर्ट का काम है। नेक्स्ट वी हैव इज पीसीआई स्लॉट। पीसीआई स्लॉट का काम क्या है, जितनी भी साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ऐसे वाले कंपोनेंट होते हैं मल्टीमीडिया वाले, उनको कनेक्ट करने का काम करता है पीसीआई स्लॉट। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज नॉर्थ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज आपका मेन क्या करता है, ये सीपीयू को कनेक्ट करता है फास्ट वर्किंग चीजों से, जैसे रैम आपको फटाक से चाहिए, ग्राफिक कंट्रोल आपको फटाक से चाहिए, तो इनको काम करने का काम, कनेक्ट करने का काम करता है नॉर्थ ब्रिज। इसी के ऑपोजिट साउथ ब्रिज क्या करता है, और नॉर्थ ब्रिज ही साउथ ब्रिज को भी अलाउ करता है कि जो स्लो रनिंग प्रोसेस है, जिसकी अभी बहुत ही ज्यादा जरूरत नहीं है, जैसे कि आपका सेकेंडरी स्टोरेज है, इन सबको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव इज एजीपी। एजीपी ये बेसिकली आपका स्लॉट होता है फॉर द ग्राफिक कार्ड। ठीक है, जितने भी आपके कंप्यूटर में पिक्चर्स आ रहे हैं, गेम रन हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी होगी, विजुअली वो कैसे दिखेंगे, ये आपका एजीपी पे डिपेंड करता है। आफ्टर दैट वी हैव सीमोस बैटरी। कंप्यूटर में आपने देखा होगा, लेट्स से आज ये आपका कंप्यूटर है, इसकी बैटरी खत्म हो गई है, ये आपका लैपटॉप है, ठीक है, आज डेट थी 20। ऑलराइट, आज कितनी डेट है, 20। अब आपने क्या किया, इसको 10 दिन के लिए बंद छोड़ दिया, क्योंकि 10 दिन लाइट नहीं आई लेट से, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब जब आप 10 दिन बाद उस कंप्यूटर को खोलेंगे, 20 तारीख हो गई है, 10 दिन बाद यानी 30 तारीख को आप कंप्यूटर को खोलते हैं, 30 को,
तो क्या आपके कंप्यूटर में डेट चेंज होगी कि वो 20 ही रहेगी? द करेक्ट आंसर इज डेट चेंज होगी। और वो क्यों हो रही है? क्योंकि जो बायोस की सेटिंग होती है, जो रिस्पॉन्सिबल है टाइम, डेट, हार्डवेयर, इनकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए, वो हमारी जो आउटर सोर्स है, जो हम कनेक्ट कर रहे हैं चार्जर, उससे नहीं चलता है। उसके लिए अलग से सीमोस बैटरी है, ठीक है, सेमीकंडक्टर बैटरी है, जिसकी मदद से आपका जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, सारी की सारी सेटिंग को वो अपडेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को देता है। तो ये हमारे कुछ कंपोनेंट हो गए हैं मदरबोर्ड के। ओके, नाउ इसके बाद हम कवर करने वाले हैं अबाउट द इनपुट डिवाइसेस। ओके, ऑलराइट। तो स्पेशल इनपुट डिवाइसेस में देखो हमारे पास आता है बारकोड रीडर। तो बारकोड रीडर की जब हम बात करते हैं, हेयर बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट, आपने देखा होगा काफी बार, अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, अभी भी आप उसकी बैक साइड पे देखोगे तो पैकेट के साइड में ऐसे कुछ लाइंस दी होती हैं, ठीक है, ऐसे लाइंस करके दे रखी होती हैं ब्लैक एंड व्हाइट में। कुछ बड़ी थिक सी लाइन होती है, कुछ बड़ी थिन सी लाइन होती है। ये बेसिकली आपको प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। ये कोडेड इंफॉर्मेशन है अबाउट द प्रोडक्ट। हाउएवर, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगी? आप इस इन्फॉर्मेशन को, आप लाइंस को तो रीड नहीं कर सकते हो, तो आपको कैसे ये इन्फॉर्मेशन पता चलेगी? कौन आपके लिए इस इन्फॉर्मेशन को डिकोड करके आपको प्रेजेंट करेगा? तो ये काम करता है हमारा बार कोड रीडर, ठीक है। ये बेसिकली बार कोड में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको आपके सामने डिकोड करके प्रेजेंट करता है। देन वी हैव इज MICR। MICR इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देखो, जो आपका बैंक की चेकबुक होती है ना, चेकबुक के एंड में आप देखोगे यहाँ पे चेक नंबर दिया होता है। चेक नंबर के एंड में जो इंक कैरेक्टर्स होते हैं, उनमें क्या होता है, स्पेशल टाइप की इंक। अदरवाइज लोग क्या करेंगे, बहुत सारी चेक्स की फोटो कॉपी निकालेंगे एंड देन उसको यूज करने लग जाएंगे, कलर प्रिंट निकाल के यूज करने लग जाएंगे। तो हम कैसे पहचाने कि कोई चेक ऑथेंटिक है कि नहीं है? तो इसके लिए हमारे पास MICR होना चाहिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्योंकि जो चेकबुक है उसमें जो इंक यूज होती है वो स्पेशल टाइप की मैग्नेटिक इंक यूज होती है। तो उसको रीड करेंगे अगर हम MICR के थ्रू, मतलब मैग्नेटिक इंक को रिकॉग्नाइज करने वाली डिवाइस, तो वो रिकॉग्नाइज करने वाली डिवाइस को उसके ऊपर रीड करेंगे तो वो रिकॉग्नाइज करेगी कि ठीक है, ये चेक जो है ऑथेंटिक है या जेन्युइन है, ठीक है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा ये चेक रियल है, एंड उसके बाद वो पैसे को आप लोग विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज OCR। आपने देखा होगा जो किताबें होती हैं, किताबों में बहुत सारी चीजें प्रिंट होती है। लेट्स से कि आप चाह रहे हो कि वो सारी चीजें आपको डिजिटल फॉर्म में मिल जाएं जिसको आप एडिट कर सको। तो उसके लिए रादर देन कि आप एक एक चीज टाइप करो, एक ऑप्शन आपके पास आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का, जिसको क्या करते हो, एक पेन लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, अगर आपकी बुक है तो इसके गो थ्रू करोगे तो आपके पास डिजिटल फॉर्मेट में सेम चीज आ जाती है। ओके, सो दैट इज द ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या करता है, आपकी जितनी हैंड रिटन या प्रिंटेड कैरेक्टर्स आपने लिख रखे हैं ABCD 1 2 3 4, उनको रीड करता है एंड देन वो आपको डॉक्यूमेंट फॉर्म में उसे प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वी हैव इज OMR, दैट इज ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। आपने जब भी एग्जाम दिया होगा आपको पता होगा, आपको एक ब्लैंक शीट मिलती है जिसमें यहाँ पे ऐसे 4 ऑप्शन बने होते हैं। करेक्ट ऑप्शन पे आगे आपने इंक लगानी होती है। ऐसा क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है? ये बेसिकली आपका आंसर सही है कि नहीं है कैसे बता पाता है? यहाँ बेसिकली देखो क्या होता है, हमारे पास एक OMR मशीन होती है, OMR रीडर होता है। ये OMR रीडर क्या करता है, जो आपकी OMR शीट है, ठीक है, जो ऑप्टिकली मार्क्ड शीट है जिसमें आपने आंसर प्रिंट कर रखे हैं, उसको फीड करोगे, वो रीड करेगा कि कहाँ पे किस ऑप्शन में, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के 4 ऑप्शन थे, इसमें से आपने किसको मार्क कर रखा है। अकॉर्डिंगली वो आपको बताएगा कि आपका ये क्वेश्चन सही है कि नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स कितने होंगे। तो दैट इज द OMR। नेक्स्ट वी हैव इज वेबकैम। वेबकैम क्या करता है, जैसे अभी आप वीडियो देख पा रहे हैं, तो ये वीडियो कैसे देख पा रहे हैं, मेरी जो इमेज है वो आपके पास ट्रांसफर हो रही है थ्रू द वेबकैम। वेबकैम बेसिकली विजुअल रिजल्ट्स को कैप्चर करता है एंड देन उनको ट्रांसफर करता है जिसको आप पढ़ सकते हो। ओके, तो दैट इज द वेबकैम। देन वी हैव इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, बेसिकली जितने भी ऑडियो फॉर्म होती है, ऑडियो वेव जो जनरेट हो रखी है, ये जो आप देख रहे हैं ये माइक्रोफोन है, ठीक है। तो इसको ये कैप्चर करता है एंड इसको कन्वर्ट करता है इनटू द डिजिटल फॉर्म, ठीक है। और जितनी भी वॉइस कमांड आप देना चाहते हैं उसके लिए भी आप वॉइस माइक्रोफोन को यूज करेंगे। अगर आपके फोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, हेडफोन्स में माइक्रोफोन नहीं है तो वो ऑडियो कैप्चर नहीं कर पाएगा।
तो दैट इज द माइक्रोफोन। अब यही माइक्रोफोन की जो ऑडियो वेव है ये डिजिटलाइज होंगी एंड देन आउट होंगी स्पीकर से। तो स्पीकर आपका आउटपुट है एंड माइक्रोफोन इनपुट है इन द केस ऑफ ऑडियो फॉर्मेट। ओके, अगर ऑडियो इनपुट की तरह देनी है तो माइक्रोफोन, आउटपुट की तरह लेनी है तो स्पीकर आप यूज करते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट हम कवर करने वाले हैं अदर इनपुट डिवाइसेस को। ओके, सो यहाँ पे जब हम अदर इनपुट डिवाइसेस को कवर कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड देखो, वैसे आपको पता है कि कीबोर्ड में हमारे कौन कौन से की होते हैं। अगर आपके पास अभी कंप्यूटर है या फिर आप अगर कंप्यूटर में क्लास देख रहे हैं या आपके पास कीबोर्ड का भी एक्सेस है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार कीबोर्ड की फोटो या एक्चुअल कीबोर्ड को देख लीजिए। तो हमारे पास कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज होती है। सबसे ऊपर आप देखोगे कीबोर्ड में टॉप में होती है आपकी फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन की। अब इनका फंक्शन वेरी करता है, ऐसा नहीं है अगर मेरे उसमें F1 हो सकता है एयरप्लेन मोड में कंप्यूटर को डाल रहा हो, आपके उसमें हो सकता है वो लाइट को डिम कर रहा हो, किसी और के उसमें हो सकता है वॉल्यूम को डिम कर रहा हो। F1 से लेकर F12 तक की जो फंक्शनल की है, इन सब के फंक्शन मॉडल टू मॉडल में चेंज होते हैं। हावेवर, याद करने वाला फैक्ट क्या है कि ये टोटल कीज कितनी होती हैं, 12। कितनी कीज होती हैं, 12। ये आपने याद करना है। F1 के बगल में आप देखोगे यहाँ आपको स्केप की मिलती है। स्केप की क्या है, किसी भी तरह के काम को अगर आप अबॉर्ट कराना चाहते हो, जो प्रोसेस शुरू हो चुकी है, जैसे आपने 2+3 बोल दिया, अब कंप्यूटर कैलकुलेट करने लगे कि ठीक है 2+3 5 होता है, आपको बीच में रोकना है तो आप स्केप की दबाओगे। जैसे ही आप स्केप की प्रेस करते हो, आपका जो भी प्रोसेसिंग हो रही होती है वो अबॉर्ट हो जाती है। यहाँ तक कि आप अगर कंप्यूटर को शट डाउन करने लग रहे हो, आपने शट डाउन की कमांड दे दी है, उसके बाद भी अगर आप शटडाउन को बीच में प्रोसेस को रोकना चाहते हो, आप एस्केप की दबाओ, ऑपरेशन वहीं पे अबॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेसिंग, कोई भी ऑपरेशन जो अभी रन हो रहा है, कोई भी प्रोसेस जो अभी चल रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, बीच में रोकने के लिए आप एस्केप की को प्रेस करते हो। ओके, अब उसके बाद जो थोड़ी सी यहाँ को कीज आएंगी, अगेन ये मॉडल टू मॉडल डिफरेंट हो सकती है। हावेवर, यहाँ पे आपको होम का ऑप्शन मिल जाएगा एंड आपको पेज एंड का ऑप्शन मिल जाएगा। ये सब क्या होती है, नेविगेशन कीज अलोंग विद द एरोज। आपको यहाँ पे एरोज भी मिल जाएंगे। ये नेविगेशन कीज क्यों है, क्योंकि ये किसी भी डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे आगे पीछे फ्रंट बैक, आपने नेक्स्ट स्लाइड में जाना है, पहली स्लाइड में जाना है, पहले पन्ने में जाना है, नेक्स्ट पन्ने में जाना है, इन सब ऑपरेशंस को करने में मदद करती है। दैट इज वाई दीज आर द नेविगेशन कीज। कौन सी कीज है, ये नेविगेशन कीज है। ठीक है, अब उसके बाद आप देखोगे कि आपको यहाँ पे क्या मिलते हैं, आपको यहाँ पे 1 2 3 4 न्यूमेरिक कीज मिलती हैं और एक इस तरफ को न्यूमेरिक कीज मिलती हैं। ठीक है, नंबर्स मिलते हैं बेसिकली 1 से लेकर 0 तक सारे नंबर्स मिलते हैं जिनको आप प्रेस कर पाते हो। अब उन नंबर्स के ऊपर आप देखोगे स्पेशल स्पेशल सिंबल बने होते हैं। जैसे आप अगर 1 देखोगे, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे से कुछ साइन होगा। 2 देखोगे, उसके ऊपर @ का साइन होगा। ये ऐसा क्यों होता है, देखो अगर आप चाह रहे हो कि आप प्रेस 2 करो लेकिन ऊपर वाला प्रेस हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, शिफ्ट के साथ की को प्रेस करना पड़ता है, तब जाके आप अपना चाहने वाला इनपुट डाल पाओगे। ऐसा कैसे होता है, क्योंकि जो आपका शिफ्ट है वो है एक मॉडिफायर की। ये क्या करती है, नॉर्मल आप कीज को दबाते हो तो वो क्या देगी, जैसे आप अगर नॉर्मली ऊपर से 1 को प्रेस करोगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 लिखा हुआ आएगा। लेकिन आप इसके फंक्शन को मॉडिफाई करना चाहते हो तो उसके लिए आप प्रेस करोगे शिफ्ट एंड 1, तो ये क्या हो जाएगा, एक्शन मॉडिफाई हो जाएगा और 1 की जगह आपको ऐसे साइन मिल जाएगा एक्सक्लेमेशन का। ठीक है, आपको ऐसे करके एक्सक्लेमेशन का साइन मिल जाएगा। हाँ, प्रेस आप 1 ही करें क्योंकि, लेकिन आप शिफ्ट के साथ कर रहे हो तो फंक्शन क्या है, मॉडिफाई हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से फिर आपको सारे के सारे अल्फाबेट्स मिलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ आपको मिलेगा अल्फा लॉग, जैसे यहाँ पे आपको मिलेगा न्यूम लॉग। ठीक है, और ऐसे ही किसी किसी में आपको स्क्रोल लॉग भी मिलेगा। ये बेसिकली क्या करता है, ये आपका टूगल की है, ये आने वाली या बंच ऑफ कीज के फंक्शन को ऑन या ऑफ करता है। अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है तो इसका मतलब जितनी भी आप चीजें करेंगे वो कैप में आएंगी या अपर केस में आएंगी। ठीक है, आपका ए ऐसा लिखा हुआ, बी ऐसा लिखा हुआ आएगा, लोअर केस में ये ऐसे दिखेंगी डिजिट्स। ठीक है, तो बड़ी लिखी हुई डिजिट्स आएंगी अगर आप कैप्स लॉक आपका ऑन है। वहीं पे कैप्स लॉक को आप अगर ऑफ कर देते हो, अब सारे के सारे लोअर केस में आएंगे, इस तरीके से आएंगे। सिमिलरली अगर आपका न्यूम लॉक ऑन है तो आप 1 2 3 4 यहाँ पे जो आपकी राइट हैंड साइड में कीज होती है इनको प्रेस कर पाओगे, यहाँ पे जो कीज है। ठीक है, अगर न्यूम लॉक ऑन नहीं है तो आप इन कीज से इनपुट कुछ भी नहीं दे पाओगे। ओके, सो दीज आर द टूगल्स की। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट मॉडिफायर की आती है वो आती है आपकी कंट्रोल। तो इतनी सारी आपको कीज मिल गई, यहाँ आपको शिफ्ट मिल गया, फिर फाइनली यहाँ आपको मिल जाएगा कंट्रोल। तो कंट्रोल इसके साथ साथ, इसी के साथ आपको Fn वाला फंक्शन की एक तो F1 F2 होगी और एक Fn वाला फंक्शन की है, और इसके अलावा एक आपको ऑल्ट की मिलेगी।
तो ये सभी की क्या है, ये सभी होती है मॉडिफायर की। अगर आप इनको नॉर्मल कीज के साथ दबाओगे तो वो क्या करती है, नॉर्मल कीज के फंक्शन को मॉडिफाई कर देती है, चेंज कर देती है। ठीक है, अब आप देखोगे एक में आपका विंडो, एक आपकी कीज बनी होगी जिसमें विंडो का साइन होगा, वो क्यों है, अगर आप मेन्यू ओपन करना चाहते हैं डायरेक्टली तो आप उसको प्रेस कीजिए, आपको मेन्यू का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये बेसिक कीज जो आपको सभी ऑलमोस्ट लैपटॉप्स में मिल जाती हैं या फिर कीबोर्ड्स में मिल जाती हैं। हालांकि अगेन द फंक्शन, जैसे कुछ कुछ जो मॉडर्न कीबोर्ड्स हैं उनमें आपको नेविगेशन कीज बहुत कम मिलेंगी, जस्ट एरो मिलेंगे। ठीक है, ये होम पेज, एंड पेज, फर्स्ट पेज, ये सब चीजें आपको नहीं मिलेंगी। ऑलराइट, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है फंक्शन, आपका ये हो जाता है आपकी कीज सारी की सारी। ठीक है, अब इनके आपने नाम याद करने हैं, इनके आपने ये याद करने हैं कि थोड़ा थोड़ा सा कि मॉडिफायर की क्या कैसे कौन है, क्या है, कैसी हैं, और कीज के फंक्शन F1 से कितनी होती है, F12 तक होती है, फैक्चुअल चीज। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हमारी डिवाइस है पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइस बेसिकली हैं जो कंप्यूटर में आप कोई भी चीज पॉइंट करना चाहते हो, कोई भी चीज सिलेक्ट करना चाहते हो, उसमें आपकी मदद करेंगी। इसमें जो हम पहली चीज पढ़ेंगे वो हमारी है माउस। सबसे कॉमन पॉइंटिंग की डिवाइस जो है आपकी वो माउस ही है। अब जब हम माउस की बात करते हैं, ये बेसिकली क्या करता है, आपकी कंप्यूटर में आपको जितनी भी फाइल दिख रही है उसमें आपने कुछ क्लिक करना है, उसमें आपने सिलेक्ट करना है, आपने कर्सर को मूव करना है, उसके लिए आपके पास माउस होता है। ठीक है, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। इसके लेफ्ट एंड राइट दोनों में आपको अलग अलग, क्योंकि क्लिक करने के लिए आपके पास लेफ्ट और राइट होता है, तो दोनों में आपको अलग अलग फंक्शनैलिटी ऑफर होती है जो इसके फंक्शंस को बढ़ा सकती है। ठीक है, तो ये आपकी होगी पहली पॉइंट की, वो है माउस। अब नेक्स्ट इसी के साथ आपको मिलती है जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक क्या है, बेसिकली ये गेम के लिए यूज होती है, काइंड ऑफ माउस ही है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको जैसे आपके पास लिमिटेड स्पेस है, ठीक है, क्योंकि माउस को तो पूरा मूव करना पड़ता है, तो आपको एक अच्छी खासी स्पेस चाहिए। लेकिन जॉयस्टिक क्या होती है, ये एक ही जगह पे स्टेगनेंट होती है और इसके ऊपर एक स्टिक दी जाती है, जैसे कार में गियर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप मूवमेंट से उसको मूव कर सकते हो। एंड ये किस में यूज होती है, बेसिकली आपके गेम वगैरह या आप 3D डायरेक्शंस को कंट्रोल करना चाहते हो, उसके लिए आप जॉयस्टिक को यूज करते हो, क्योंकि इसमें रेंज आपको ज्यादा मिलती है अलॉन्ग विद द एंगल्स। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव इज ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या है, बेसिकली देखो इसको ना अगर आप माउस को ऑपोजिट कर लो, ऐसा सोचो जैसे माउस में क्या होता है, एक रोलिंग बॉल नीचे होती है जिसको आप मूव करते हो, यहाँ उसी को ऑपोजिट कर लो तो रोलिंग बॉल ऊपर आ जाएगी। तो आप इसमें क्या करते हो, बेसिकली एक स्ट्रेगनेंट स्ट्रक्चर होता है जिसमें रोलिंग बॉल मिलती है, जिसको मूव करके आप कर्सर को मूव कर सकते हो एंड आप अपने पॉइंट्स को मूव कर सकते हो, चीजें सिलेक्ट कर सकते हो, ये सब चीजें आप कर सकते हो। ओके, तो ये होता है आपका ट्रैक बॉल। तो ये काइंड ऑफ तीनों के तीनों जो आपको फंक्शनैलिटी दे रहे थे वो अप्रोक्स सेम थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन अगेन जो फिंगर आप जो भी आप इनपुट देते हो वो क्या दोगे आप, वो विद द हेल्प ऑफ फिंगर और विद द हेल्प ऑफ स्टाइलस दोगे, विद द हेल्प ऑफ स्टाइलस यानी पेन लाइक स्ट्रक्चर ये। ठीक है, स्टाइलस की हेल्प से आप चीजें सिलेक्ट करोगे एंड क्या कहते हैं अपने इनपुट को फीड कर पाओगे। हाउएवर टच स्क्रीन अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, ये आपका आउटपुट डिवाइस की तरह भी फंक्शन करती है, क्योंकि जो भी रिजल्ट आया वो आपको स्क्रीन पे विजिबल होता है, वो आपको स्क्रीन पे विजिबल होता है, इसीलिए टच स्क्रीन अगेन हमारी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह एक्ट करती है। ठीक है, द नेक्स्ट वी हैव इज लाइट पेन। लाइट पेन बेसिकली क्या होगा, ये आपने देखा होगा, एक पेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब बड़े बड़े हॉल्स में पीपीटी वगैरह दे रहे होते हैं तो उसमें एक पेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसपे आप पॉइंट करके चीजें सिलेक्ट कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। तो वो क्या होते हैं, लाइट पेन होते हैं। ये लाइट डिटेक्ट करते हैं सीआरटी से और ऑन स्क्रीन आइटम्स को इसकी मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ रिमोट इन द फॉर्म ऑफ पेन। टी का रिमोट होता है उसी टाइप का, आप सोच के देखिए लाइट पेन को। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज डिजिटलाइजर और ग्राफिक टैबलेट। तो ये जैसे मैं अभी यूज कर रही हूँ लिखने के लिए, डिजिटलाइजर या इनको बोलते हैं ग्राफिक टैबलेट। इनमें आप जो भी इनपुट देंगे फ्री हैंड से वो आपको आपकी डॉक्यूमेंट में या फिर वो आपको आपके पीपीटीज में स्क्रीन पे हर जगह पे दिख जाएगा जहां आप उसको मेंशन करना चाहते हैं। ठीक है, बट ये फ्री हैंड के लिए है। देन वी हैव नेक्स्ट इज स्कैनर। स्कैनर बेसिकली क्या होते हैं, स्कैनर काम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट्स से दिस इज अ पेज, ये आपके पास एक पेज है एंड आपने इसकी डिजिटल कॉपी आपको चाहिए। ठीक है, ये एक सर्टिफिकेट है जिसको आप स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, या फिर एग्जाम के लिए जैसे आपने देखा होगा आप साइन करते हैं, फोटो वगैरह होती है, तो वो आपने फिजिकल फॉर्म में होती है, वो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम उसको डिजिटल फॉर्म में डालना होता है। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं स्कैनर। स्कैनर में क्या होता है, कोई भी हम फिजिकल फॉर्म में साइन आपका, फोटो आपका, डिक्लेरेशन आपका, उस सबको लेते हैं एंड उन सबको डॉक्यूमेंट में
डाल के स्कैन करते हैं और इसकी मदद से उसकी क्या होती है, एक डिजिटल कॉपी बन जाती है जिसको आप फर्दर सबमिट कर सकते हो। ठीक है, अब स्कैनर क्या होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे 4 तरह के स्कैनर, फ्लैट बेड, हैंड हेल्ड, शीट फेड एंड ड्रम स्कैनर। सबसे पहले फ्लैट बेड की बात करें तो यहाँ बेसिकली आप ये ले सकते हो कि दिस इज द फ्लैट बेड स्कैनर। यहाँ पे आप अपना पेपर रखते हो, इसको क्लोज करते हो एंड आपका जो पेपर है वो क्या हो जाता है, स्कैन हो जाता है। दिस इज द फ्लैट बेड स्कैनर। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज हैंड हेल्ड स्कैनर। इसमें आप एग्जांपल याद करो बार कोड रीडर का। ऑल्दो बार कोड रीडर इससे थोड़ा डिफरेंट कैसे हो जाता है, क्योंकि जब भी हम हैंड हेल्ड स्कैनर की बात करते हैं तो हम बेसिकली बात करें ऐसे स्कैनर की जिससे आप चीज़ों को मूव कर सकते हो, रीड कर सकते हो। बार कोड इसी का एक एग्जाम्पल है जो सिर्फ रीड कर सकता है ओनली टू द बार कोड। ओके, बट हाँ, हैंड हेल्ड स्कैनर में आपको बार कोड अगर आपको पता है, आपने देख लिया है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। देन वी हैव द शीट फेड। शीट फेड में बेसिकली क्या होता है, दिस इज ऑपोजिट टू फ्लैट बेड। फ्लैट बेड में क्या होता था, देखो ऐसे बेड टाइप पड़ा हुआ है एंड इसमें नीचे एक मूविंग ट्यूब होती है जो डॉक्यूमेंट को रीड करती है। इसके ऊपर आप अपना पेज रखते हैं, वो रीड करेगा। देन आप नेक्स्ट पेज रखेंगे, वो रीड करेगा। एंड दिस इज हाउ द फ्लैट बेड स्कैनर वर्क। शीट फेड में क्या होता है, इस तरह से रखा होता है, यहाँ पे बहुत सारी शीट्स को आप डाल देते हैं एंड यहाँ पे ड्रम लगा होता है। यहाँ से शीट आएगी, वो रोल करेगी एंड यहाँ से डॉक्यूमेंट आपका बाहर जाएगा। शीट आएगी, रोल करेगी, वो डॉक्यूमेंट बाहर जाएगा। शीट आएगी, रोल करेगी, डॉक्यूमेंट बाहर जाएगा। इसमें क्या कर सकते हैं आप, एक साथ बहुत सारी शीट रख दीजिए, आपको बार बार डॉक्यूमेंट को मतलब फीड करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली रीड करके उसको आपको वापस देता जाएगा। ठीक है, एंड उसकी डिजिटल कॉपी क्रिएट करता जाएगा। सो दिस इज हाउ द शीट फेड स्कैनर वर्क्स। लास्ट वी हैव इज ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर बेसिकली क्या है, इसमें एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर होता है, काइंड ऑफ शीट बेड ही है लेकिन एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें पेपर पूरा रोल होता है एंड वो हर डॉक्यूमेंट को हर कैरेक्टर को बड़े अच्छे से पढ़ता है। इसीलिए जो ड्रम स्कैनर है, इनकी क्वालिटी जो होती है हाईएस्ट होती है एंड ये बेसिकली यूज होते हैं आपके पब्लिशिंग में आपको पता होगा मैगजीन पब्लिश वगैरह करते हैं, तो उसमें आपको काफी अच्छे रेजोल्यूशन का डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, तो उसके लिए यू विल यूज द ड्रम स्कैनर। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइस क्या थी, अगर आप किसी भी इनपुट को आपके कंप्यूटर में देना चाहते हैं, डेटा हो या इंस्ट्रक्शन हो, तो वो आप दे सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। उसी के ऑपोजिट में हमारे पास है आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें पहली चीज हम पढ़ रहे हैं मॉनिटर। तो सबसे पहले आउटपुट डिवाइस करते हैं, देखो जो भी आपने रिजल्ट किया, अगेन आई वुड लाइक टू सी आईपीओ साइकिल क्या होता है, आपने इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट जनरेट हुआ। आपने इनपुट में बोला था कि 2+3 बता दो, इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों दिया था, कंप्यूटर ने प्रोसेस किया कि आंसर 5 है एंड 5 अब आप कंप्यूटर ने आपको देना है। तो सबसे पहली चीज तो देखो, जो आउटपुट में आपका रिजल्ट आएगा ना, वो कुछ ऐसा होगा जैसे जब आप इनपुट में रिजल्ट देते हैं, इनपुट में आपका रिजल्ट क्या होता है, ये लेट्स से इनपुट है, इनपुट में आप जो डेटा देते हैं वो ऐसे इंग्लिश में लिखा होगा, आप लेट्स से आप लिखना चाहते हो हेलो, ठीक है, तो आप कुछ ऐसे में लिख के दोगे। देन क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है ये अगेन मशीन कोड में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस एंड देन प्रोसेस किया जाता है। तो सबसे पहले तो जो आपका आउटपुट आएगा ना, वो भी ऐसे ही कुछ फॉर्म में होगा, बाइनरी में होगा, वर्ड में। ठीक है, ठीक है, अब इसको इंग्लिश में ऐसे लेट्स से रिप्लाई, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, आउटपुट डिवाइस। तो जो भी रिजल्ट आपका आ रखा है उसको वापस से कन्वर्ट करना यूजर फ्रेंडली फॉर्म में एंड देन यूजर को शो भी करना, आपको दिखाना भी, ये दो काम होते हैं आउटपुट डिवाइसेस के। ठीक है, ये एक्सेप्ट भी करता है, एक्सेप्ट और कन्वर्ट करता है पहले जो डॉक्यूमेंट आ रखा है, नेक्स्ट ये उसे आपको शो भी करता है। ओके, तो इसमें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन जो है वो है मॉनिटर, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जब हम अपने कंप्यूटर को यूज करते हैं, हम कुछ यूज करें ना करें, हम डिस्प्ले का, उसके मॉनिटर का यूज जरूर करते हैं। ओके, इसलिए इसको वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। अब जो आपके मॉनिटर होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, इसको हम देखते हैं। तो आपके मॉनिटर जो होते हैं वो फर्स्ट होते हैं सीआरटी। सीआरटी मॉनिटर क्या है, बेसिकली ये कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर है। पुराने जमाने के मॉनिटर आपने देखा होगा, बड़े बल्कि से मोटे से मॉनिटर होते थे, कुछ ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपके थे द सीआरटी मॉनिटर। इनमें हम क्या यूज करते थे, इसमें हम यूज करते थे कैथोड रे ट्यूब। कलर्स अच्छे थे, शार्प ग्रेडियंट अच्छा रहता था कलर का। हाउएवर जो स्क्रीन थी वो पिक्सल से बनती थी, लगातार ट्यूब्स में क्या होता था, बॉम्बार्डमेंट होती थी लाइट की। इसकी वजह से क्या होता था, काफी बार जो पिक्चर है वो परमानेंटली वहीं पे सीआरटी में प्रिंट हो जाती थी, मतलब कंपोनेंट बर्न हो जाते थे ओवर द स्क्रीन। उसके अलावा ये बहुत बल्की थे, बहुत हैवी थे, बहुत फ्रेजाइल भी थे। तो ये आपके हो गए सीआरटी मॉनिटर। नेक्स्ट वी हैव इज एलसीडी, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर की जब हम बात करते हैं, दीज आर द फ्लैट मॉनिटर,
दीज आर द फ्लैट मॉनिटर्स, बिल्कुल ही पतले और फ्लैट मॉनिटर्स होते हैं। यहाँ पे जो बैकलाइट यूज होती है वो यूज होती है थ्रू द क्रिस्टल डिस्प्ले। एक लिक्विड सा दिया जाता है, उसके बैकवर्ड से आप लाइट मारते हो। अब लाइट क्या करती है, कलर को स्क्रीन करती है और एक डिस्प्ले बना देती है जिसको कि आप देखते हो और एक्सेप्ट करते हो। तो ये आपका हो गया एलसीडी। इसी के ऑपोजिट होता है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। जब हम एलईडी की बात करते हैं, यहाँ पे बैक लाइट के लिए देखो ऊपर एलसीडी यूज कर रहे थे, बैक लाइट के लिए यहाँ क्या करते हैं, हम एलईडी यूज करते हैं बैक लाइटिंग की तरह। इसकी वजह से हमें कॉन्ट्रास्ट अच्छा मिलता है एंड एलईडी बाकियों से ज्यादा एनर्जी सेविंग है। एलसीडी और सीआरटी से ज्यादा एनर्जी सेविंग जो है वो आपकी एलईडी है। नेक्स्ट वी हैव इज ओलेड। ओलेड इज ऑर्गेनिक एलईडी, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। अच्छे से सुनो इसको, लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी। ठीक है, यहाँ बेसिकली क्या होता है, जो मटेरियल यूज हो रहा है एलईडी का वो भी ऑर्गेनिक है। ठीक है, वो भी लिविंग थिंग्स से ड्राइव किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ईच पिक्सल इमिट लाइट, ट्रू ब्लैक्स दिखते हैं एंड कॉन्ट्रास्ट बेस्ट होता है ओलेड का या फिर ओ एलईडी का। ठीक है, ये बेस्ट कॉन्ट्रास्ट देता है आपको और पिक्चर क्वालिटी भी बहुत ही हायर क्वालिटी की देता है। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव इज प्लॉटर। प्लॉटर बेसिकली क्या होता है, लेट्स से कि आप एक इंजीनियर हो, आप एक आर्किटेक्ट हो, आपको किसी का घर बनाना है। अब आप A4 शीट में तो पूरे घर का मॉडल बनाओगे नहीं। ठीक है, A4 शीट एक तो लेट्स से कि घर स्क्वायर में बनाना है, आपने सर्कल में बनाना है, A4 शीट के तो अपने डायमेंशंस है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो प्लॉटर, जो कि बहुत बड़ा होता है एंड इसमें हर एक चीज आप बहुत अच्छे से मेंशन करके दिखा सकते हो। ओके, सो दैट इज द प्लॉटर। प्लॉटर मतलब ऐसा सोचो कि एक कंप्लीट टेबल के जितना होता है। ये ड्रम प्लॉटर भी हो सकता है, फ्लैट बेड भी। फ्लैट बेड में अगेन ऐसे करके एक स्क्रीन होगी एंड इसके ऊपर आप पेपर रख के ड्रॉ करना या बाकी चीजें कर सकते हो, दैट इज द फ्लैट बेड। जो ड्रम प्रिंटर होता है उसमें क्या होता है, एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर होता है और कंप्लीट पेज जो उसको रैप करता है टू रीड द इमेज। ओके, नेक्स्ट वी हैव ए स्पीकर। स्पीकर क्या करते हैं बेसिकली, मैंने अगेन आपको बताया था कि जब आप ऑडियो फॉर्म में इनपुट देना चाहते हैं तब आप यूज करेंगे माइक्रोफोन। लेकिन जब वो ऑडियो इनपुट पूरा का पूरा प्रोसेस हो चुका है, अब आपको आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए आपको जरूरत है स्पीकर की। ठीक है, सिमिलरली अगर जो सिग्नल है वो आपने जो आपके विजुअल सिग्नल्स है वो आपने कैप्चर कर लिए, अब आपने वो किसी को दिखाने हैं, और तो मॉनिटर के अलावा आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्टर, ताकि वो किसी भी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करे रिजल्ट को, उसका यूज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज बेसिकली हाउ योर मॉनिटर, योर प्लॉटर एंड योर स्पीकर्स वर्क। आई होप ये आपको क्लियर है। अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो प्लीज डू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज प्रिंटर। अब प्रिंटर दो तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, देखो प्रिंटर में बेसिकली चीज क्या है कि अगर ये आपका प्रिंटर में पेज है, ये दिस इज योर पेज। अब ये पेज से एक जो इंक हेड है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। दैट मीन्स दिस इज द इंक हेड एंड दिस इज द पेज, एंड ये डायरेक्टली स्ट्राइक करके डायरेक्टली कांटेक्ट में आके चीजों को प्रिंट करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज द टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, पेपर और इंक में कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। या तो आप स्प्रे कर सकते हो या तो आप टोन कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्रो कर सकते हो। ओके, तो इसमें अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो ये बहुत स्लो होते हैं, बहुत ही नॉइजी होते हैं, क्योंकि हर एक कैरेक्टर जैसे पुराने जमाने में टाइपराइटर प्रेस होते थे ऐसी सी आवाज में करते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ही नॉइजी है। हाउएवर अगर मैं बात करूं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, ये बहुत फास्ट है, डीपीआई का रेजोल्यूशन भी बहुत जल्दी देते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज प्रिंट क्वालिटी। प्रिंट क्वालिटी या जो आपको आउटपुट मिला है उसकी क्वालिटी क्या है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, लो क्वालिटी के आउटपुट आते हैं, इतने अच्छे आउटपुट नहीं होते हैं। ऑन दी अदर हैंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आउटपुट आते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रॉपर आप इंक का यूज करें, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। देन एग्जाम्पल अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर। ठीक है, देन अगर मैं बात करूं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो इसमें लेजर, इंकजेट, सॉलिड इंक वगैरह और एलईडी वगैरह सबके सब आते हैं। सो आई होप ये सब चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, इसमें ऐसे कोई भी कंफ्यूज होने वाली चीज़ अभी तक नहीं है। अगर स्टिल आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको डिटेल में डिस्कस करनी है या आपको कुछ और जानना है, तो अगेन कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इम्पोर्टेंट टर्म्स। ओके, तो इसमें जो आपकी सबसे पहली प्रोसेस है दैट इज अबाउट द पेरिफेरल मैनेजमेंट। ओके, पेरिफेरल मैनेजमेंट आपकी पहली प्रोसेस है। पेरिफेरल मतलब क्या होता है, डिवाइस। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पेरिफेरल मतलब क्या होता है, आपकी डिवाइस।
ओके तो पेरिफेरल मैनेजमेंट, इसको क्या बोल सकते हो आप, डिवाइस मैनेजमेंट। अब कौन सी डिवाइसेस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनके मैनेजमेंट को हम बोलते हैं पेरिफेरल मैनेजमेंट। ओके यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो, इसका मतलब डिवाइस चलेंगी कैसे, ड्राइवर्स कर डालते हो, मॉनिटर करते हो एंड ट्रबल शूटिंग करते हो, दैट इज द पेरिफेरल या डिवाइस मैनेजमेंट। देन प्लग एंड प्ले फंक्शनैलिटी, इस पे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। तो ये क्या है, बेसिकली देखो यहाँ पे आप डिवाइस को डायरेक्टली डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करते हो। आई विल शो यू वन एग्जांपल, सी दिस इज अ डिजिटलाइजर, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको डिस्कनेक्ट किया एंड देन इसको रिकनेक्ट कर दिया। नाउ मैंने कोई भी, मैं इसमें कॉन्फ़िगरेशन ओपन करके इसको सेट नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली आई स्टार्टेड यूजिंग एंड इसने काम करना शुरू कर दिया। दैट इज द प्लग एंड प्ले फंक्शनैलिटी, और ये स्पेशली ऑफर होती है इन द यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। ओके देन हॉट स्वैपिंग, रिमूविंग एंड एडिंग डिवाइस विदाउट शटिंग डाउन, ये मैंने अगेन प्लग एंड प्ले की तरह ही हो गया। देखो मैंने इसको शट डाउन का सिस्टम को नहीं किया, डिस्कनेक्ट कनेक्ट, ये दोनों ही चीजें मैंने कर दी विदाउट शटिंग डाउन माय कंप्यूटर, सो दैट इज द हॉट स्वैपिंग। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आपने अच्छे से समझनी है। देन नेक्स्ट वी हैव इज बेस स्वैप। बेस स्वैप इज बेसिकली व्हेन यू रिप्लेस कंपोनेंट। जैसे आप हार्ड ड्राइव में आपने क्या किया, एसडीडी को हटा के एसएसडी आप ले आए, तो व्हाट यू हैव डन, आपने बे ड्राइव में से एक कंपोनेंट को चेंज कर दिया, सो दैट बिकम्स द बेस स्वैप। देन वी हैव इज पेरिफेरल इंटरफेस। पेरिफेरल इंटरफेस क्या होता है कि आपकी डिवाइस को और आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए आप कौन से पोर्ट को यूज करें, आप यूएसबी को यूज करें तो यूएसबी एक इंटरफेस हो गया, एचडीएमआई को यूज करें तो वो एक अलग तरह का इंटरफेस हो गया, ईथरनेट को यूज करें तो वो अलग तरह का इंटरफेस हो गया, पीसीआई को यूज कर रहे हो तो वो एक अलग तरह का इंटरफेस हो गया। तो ये सब क्या है, बेसिकली अलग अलग स्टैंडर्ड कनेक्शन मेथड है या इंटरफेस है जिनको आप यूज कर सकते हो अपने डिवाइसेस को, पेरिफेरल्स को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर से। डिवाइस दोनों हो सकती है, इनपुट भी और आउटपुट भी। ओके नेक्स्ट वी हैव इज पेरिफेरल पोर्ट। पोर्ट इज बेसिकली द सॉकेट जहां से आपने उसको डिवाइस को कनेक्ट करना है थ्रू द स्टैंडर्ड्स, कोई भी स्टैंडर्ड कनेक्शन, चाहे यूएसबी के थ्रू करो या फिर आप एचडीएमआई के थ्रू करो। देन पेरिफेरल कॉन्फ़िगरेशन। ओके सेम कॉन्फ़िगरेशन से हमारा क्या मतलब है, उसकी सेटिंग, कि अगर मैं ये बटन क्लिक कर रहा हूँ तो उसमें क्या होगा, अगर मैं ये बटन क्लिक कर रहा हूँ तो उसमें क्या होगा, ये सब क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, तो आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो या फिर उसकी सेटिंग को चेंज कर रहे हो या सेम रख रहे हो या एडजस्ट कर रहे हो, दैट इज द पेरिफेरल कॉन्फ़िगरेशन। लास्टली फर्मवेयर। फर्मवेयर ऐसे परमानेंट सॉफ्टवेयर हैं जो हार्डवेयर में स्टोर होते हैं टू कंट्रोल द बेसिक फंक्शन। इसमें जो दो आपके इंपॉर्टेंट फर्मवेयर हैं, यहाँ से देख लीजिए वो कौन कौन से हैं आपके, एक है बायोस और एक है यूफी। इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे कमिंग पार्ट्स में। ठीक है, ये इसको अभी डिस्कस करेंगे तो ये अननेसेसरीली, इसके लिए आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी समझनी होंगी, वो आप अभी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो इसको हम उस वक्त डिस्कस करेंगे, बट यस आपने समझना है कि हार्डवेयर क्या है, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, सॉरी फर्मवेयर क्या हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हार्डवेयर में स्टोर होते हैं। ठीक है, उनकी फंक्शनैलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो विद दिस वी हैव डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। हार्डवेयर के बारे में हमने पढ़ लिया, अब टाइम हो चुका है एक क्वेश्चन करने का। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रिंटर इज अ एग्जांपल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर हमने पढ़े थे, तो आपने बताना है कि इनमें से कौन से हैं। इंकजेट है, सॉलिड इंक है, इंकजेट है, एलईडी है और लाइन प्रिंटर है। तो इनमें से इफ यू हैव आंसर्ड लाइन प्रिंटर, क्योंकि हमने एग्जाम्पल तो डिस्कस किए थे, तो आपका आंसर सही है। इस क्वेश्चन को आप बेसिकली कैसे कर सकते हो, अगर आपको लाइन प्रिंटर आपने नहीं सुना, लेट्स से आपने डेजी व्हील सुन रखा है, आपने बाकी सुन रखे हैं, बट आपने लाइन प्रिंटर लेट्स से आपने नहीं सुन रखा है। हाउएवर जब हम इम्पैक्ट टाइप की, नॉन इम्पैक्ट टाइप की प्रिंटर कहते हैं, तो ये तीनों मोस्ट पॉपुलर वन है, सॉलिड इंक, इंकजेट और द एलईडी प्रिंटर। ओके तो ये तो आपको पता ही होने चाहिए, तो इसको आप दोनों एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं एंड डायरेक्टली फैक्ट पता है तो उससे भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ओके मूविंग ऑन, कुछ पीवाईक्यूज हैं जो मैंने आपके लिए रखे हुए हैं, इनको आप बड़े ध्यान से पढ़िए, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इन दी एग्जाम। ओके मैंने मोटे मोटे यहाँ पे क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका बेसिकली MICR में से आ रखा था, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन में से, कि चेक्स में कैसे हम वेरीफाई करते हैं। देन किस तरह का जो आपका मॉनिटर है वो बैकलाइट यूज नहीं करता है, तो आपने ये बताना है। देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है उसकी स्पीड किस में मेजर करते हैं, ठीक है, एंड लेजर प्रिंटर की किस में मेजर करते हैं, तो ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो डॉट मैट्रिक्स आपका इम्पैक्ट टाइप का है तो इसकी CPS में होती है, एंड लेजर जो है वो आपका नॉन इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर है तो इसमें DPI में होती है।
ठीक है, डॉट्स पर इंच में। तो ये चीजें आपको थोड़े थोड़े फैक्ट्स पता होने चाहिए जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं। बाकी इस एग्जाम्पल इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसमें से आपने अपनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन चीजों को पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो इनपुट डिवाइस में आपने कौन कौन से हाई इंपॉर्टेंस पे लेके चलने हैं, स्पेशल इनपुट डिवाइस में आपने कौन कौन से हाई इंपॉर्टेंस पे लेके चलने हैं, एंड प्रिंटर में आपने कौन सा इंपॉर्टेंट लेके चलना है। देन उससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ें हैं, एंड देन मीडियम में क्या है। जो वेरी लो है या लो है वो मैंने तो कंप्लीटली छोड़ दी है, वो मैंने इंक्लूड ही नहीं कर रखी है, ठीक है। बट येस जो मीडियम लो मीडियम से शुरू होकर वेरी हाई तक वो सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड की है। आपने एक बार बस जाके इसको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है एंड रिवाइज करना है। ओके, विद दिस हमने कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट कर लिया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर में आप कोई भी काम कर रहे हो उसके लिए आपको स्टोरेज की जरूरत है, चाहे आप उस पर अभी काम करो, चाहे आप उसको स्टोर करके रख दो कि मैं फ्यूचर में इस पे काम करूंगा या इसको फ्यूचर में देखूंगा। तो अब डिपेंडिंग ऑन दैट कंप्यूटर में अलग अलग तरह की मेमोरी या अलग अलग तरह का स्टोरेज होता है। बेसिकली जब हम बात ही मेमोरी की करें तो हम कंप्यूटर में होने वाले स्टोरेज की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो मेमोरी है कंप्यूटर में, जो टोटल मेमोरी है, इसको हम क्यों यूज करते हैं? जब भी हमारा कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर रहा होता है उसके लिए, ठीक है। अभी जो मेमोरी है इसको किस में डिवाइड कर रखा हमने? इनटू द सेल। तो ये कुछ जी जैसे आप ऐसे लेके चलो, ये क्या हो गए हैं आपके सेल हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। तो ये आपके सेल हो गए हैं, ठीक है। एक सेल में ये आपका सेल है, इसमें अलग आपका चीज़ें स्टोर होंगी, इसमें अलग चीज़ें स्टोर होंगी। अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को स्टोर करोगे। सेल का नंबर बोला जाए तो ये 0 से शुरू होता है, तो ये 0। देखो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टोटल सेल हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, लेट्स से 4 का एग्जाम्पल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे 4 सेल है, लेकिन जब आप इनके नंबर देना शुरू करते हो आप 0 से शुरू करोगे, तो आप ऐसे करोगे 0 1 2 3। क्योंकि आपने 0 से स्टार्ट किया है तो 4 सेल भी आपके अप टू द डिजिट ऑफ 3 गए। तो आपने याद रखना कि टोटल मेमोरी साइज कितना, उतना -1 कर दो तो ये रेंज आ जाती है। ओके, क्योंकि यहाँ 4 सेल थे तो आपने 4 - 1 किया तो कितना आंसर आया? 3। और देखो 0 1 2 3 गया भी 3 तक है। ओके, अब डिस्कस करते हैं इनकी हेरारकी को। हेरारकी में हम क्यों रखते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके मेमोरी होती है, ठीक है। तो उनको हम कैसे सेट कर सकते हैं? तो सबसे टॉप पे आपका आता है रजिस्टर। रजिस्टर मेमोरी टॉप पे क्यों रखा गया है? क्योंकि देखो टॉप क्या होता है? नैरो। रजिस्टर जो आपकी मेमोरी है वो ऑल्दो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है? सीपीयू का पार्ट है। लेकिन रजिस्टर को टॉप में क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ये फास्टेस्ट मेमोरी है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट मेमोरी है। ये फास्टेस्ट है क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है। इसलिए इसको वेरी टॉप में रखा गया है। इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, सबसे कम कैपेसिटी वाले रजिस्टर हैं। हाउएवर बहुत कॉस्टली है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी यही है और सबसे ज़्यादा तेज भी यही है, क्योंकि रजिस्टर काम कर रहे हैं सीपीयू के साथ। अगर रजिस्टर स्लो होंगे सीपीयू स्लो होगा, सीपीयू स्लो होगा आपका टोटल सिस्टम स्लो होगा, ठीक है। तो फिर आप कंप्यूटर को प्रेफर नहीं करोगे या उतना प्रेफर नहीं करोगे जितना अभी करते हो। इसके बाद आपका आ जाता है कैश, ठीक है। जब कैश मेमोरी की हम बात करते हैं, हेयर बेसिकली हम बात कर रहे हैं आपके एस रैम की। इसको आप कैश को ऐसा समझिए कि यहाँ पे बात एस रैम की ही हो रही है, बट क्योंकि इसकी फंक्शन बहुत डिफरेंट है। कैश का मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बताया था फंक्शन क्या होता है। इट वर्क्स एज अ शॉर्टकट, ठीक है। ये क्या करता है? बेसिकली आपकी शॉर्टकट क्रिएट कर देता है फॉर द रिपीटेटेड प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये काम है आपके कैश का। अगेन इसकी भी स्पीड बहुत हाई होती है, हाईएस्ट तो यहाँ पे है। अगर दिस इज 5 स्टार स्पीड तो ये 4 स्टार है, ठीक है। स्पीड इसकी भी काफी फास्ट है लेकिन रजिस्टर से कम है। स्पीड सॉरी कॉस्ट इसकी भी काफी हाई है लेकिन रजिस्टर से कम है। लेकिन इसकी कैपेसिटी क्या है? रजिस्टर से थोड़ी सी ज्यादा है। कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा है इसलिए स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है, इसलिए प्राइस थोड़ा सा कम है। ओके, तो इसके बाद आती है आपका कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का अगेन काम क्या है? शॉर्टकट्स। देन है आपकी प्राइमरी मेमोरी, इसमें आपके रैम और रोम आता है। यहाँ पे स्पीड कैसी है? आप मीडियम स्पीड लेके चलिए, ये 3 स्टार स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ पे रैम एंड रोम को आप लेके चलिए प्राइमरी में। कॉस्ट भी क्या है? मीडियम। इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना रजिस्टर है, हाउएवर समवॉट एक्सपेंसिव है। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव रजिस्टर है, उसके बाद कैश है एंड उसके बाद आपका प्राइमरी मेमोरी है। ओके, इसमें कैपेसिटी कितनी होती है? मीडियम होती है। देन उसके बाद आपका आ जाता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के बाद आती है। ये मेमोरी जो है वो डायरेक्टली सीपीयू एक्सेस नहीं करता है, सीपीयू सिर्फ यहाँ तक डायरेक्ट, ये तो सीपीयू का ही पार्ट है,
ये सीपीयू में ही क्लोजली क्रिएट होते हैं एंड सीपीयू काम इसके साथ करता है। ठीक है, सीपीयू क्लोजली काम किसके साथ करता है? विद द प्राइमरी मेमोरी। अगर सेकेंडरी मेमोरी में कोई डेटा है जिससे हमने डील करनी है, तो सीपीयू क्या करता है? पहले उस डेटा को लेके आता है प्राइमरी मेमोरी में एंड देन उस पर काम किया जाता है। बट सीपीयू डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से डील नहीं करता है, सिर्फ प्राइमरी मेमोरी से करता है। आफ्टर दैट वी हैव द क्लाउड और द बैकअप स्टोरेज। ठीक है, ये क्या है? स्लोएस्ट है, इनको अपलोड करना डाउनलोड करने में स्पीड स्लो होती है। इनकी कॉस्ट क्या है? वेरी लो है, लोएस्ट है अगर पांचों में से कंपेयर की जाए। एंड कैपेसिटी क्या है? हाईएस्ट है। जितना आपको बैकअप गूगल में मिल सकता है, अनलिमिटेड बैकअप मिल सकता है, उतना आपको और चीज़ों में नहीं मिलेगा। ठीक है, फिजिकल कंपोनेंट्स वाली चीज़ों में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर स्पीड अच्छी होगी तो कॉस्टली होगा एंड कैपेसिटी कम होगी। ये फंडा अगर आप याद कर लेते हो तो ये हायरार्की आप नहीं भूलोगे। बाकी आपको टाइप एक बार अच्छे से देखने होंगे। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द रजिस्टर मेमोरी, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर योर एग्जाम। जब हम रजिस्टर मेमोरी की बात करते हैं, ये क्या है? स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी है कंप्यूटर की। ये लोकेट कहाँ पे है? सीपीयू में लोकेट करती है। ठीक है, ये फाइल को टेम्परेरली होल्ड करती है। जितने भी यूज डेटा, यूज इंस्ट्रक्शन या फिर मेमोरी एड्रेसेस हैं, उनसे डील करने के लिए वी हैव द रजिस्टर मेमोरी। ओके, अब रजिस्टर मेमोरी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है जीपीआर, जनरल पर्पस रजिस्टर। जितने भी जब आप प्रोसेस करें, लेट से आपने अपने कंप्यूटर से पूछा व्हाट इज 2+1+3, तो जब कंप्यूटर ने 2+1 किया, आंसर आया 3। तो ये जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है, इसको स्टोर करता है जीपीआर, जनरल पर्पस रजिस्टर। फर्दर इस 3 से 3 को ऐड करके फाइनल रिजल्ट आएगा, वो कोई और स्टोर करेगा। बट जब प्रोसेस चल रही है तो टेम्पररी रिजल्ट को स्टोर करने का काम या इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने का काम जीपीआर करता है। उसके बाद वी हैव डेटा रजिस्टर। जितने भी आपकी कमांड है, ऑपरेंड डेटा है, उसको सीपीयू तक ले जाके प्रोसेस करने का काम करता है। मतलब जितना भी डेटा से आपने डील करना है, डेटा रजिस्टर उससे डील करता है। देन वी हैव प्रोग्राम काउंटर। आपने अपने कंप्यूटर को बोल रखा है डू 2+1+3+4, तो ये एक सीक्वेंस आपने दे रखा है। अब कंप्यूटर ने 2+1 किया, अब अगली इंस्ट्रक्शन कहाँ पे रखी हुई है? अगली इंस्ट्रक्शन कहाँ पे रखी हुई है, उसका एड्रेस जो बताता है पीसी। पीसी बेसिकली आपको बताता है कि कहाँ जाना है अगली इंस्ट्रक्शन ढूंढने के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये जो अभी इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डेटा है, उसको जैसे आपने ऐड, सब्ट्रैक्ट, इनटू, डिवाइड ऐसे करके आपने बोल रखा है कि फर्स्ट डू 2+3, देन डू मल्टीप्लाई बाय 1, देन डू +8। ठीक है, तो अभी जो ऑपरेशन हो रहा है, इसके इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना, इंस्ट्रक्शन नॉट डेटा, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का काम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, डेटा को स्टोर करने का काम डेटा रजिस्टर करता है। वेरी इजी। देन एक्यूमुलेटर, जो आपका फाइनल रिजल्ट आया है उसको स्टोर करता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। जो टेम्पररी आ रखा है इंटरमीडिएट, उसको जनरल पर्पस करेगा, और जो फाइनल आ रखा है, ठीक है, उसको करता है आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर, स्पेशली एएलयू का जो होता है। ठीक है, देन वी हैव इज एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर क्या करता है? स्टोर्स द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। जो भी आपकी मेमोरी है, जो भी आपका स्टोरेज है, उसका एड्रेस कौन स्टोर करके रखता है? एड्रेस रजिस्टर। डेटा रजिस्टर क्या स्टोर करके कर रखता है? डेटा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करके रखता है? इंस्ट्रक्शन। और एड्रेस रजिस्टर क्या स्टोर करके रखता है? एड्रेस। ये बेसिकली तीनों साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने क्या कर रखा है? डेटा दे रखा है, आपने क्या कर रखा है? इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, और आपने एड्रेस दे रखा है कि ये कहाँ पे है। ठीक है, तो ये क्या है? एड्रेस रजिस्टर का देखता है। अब ये आपका आंसर आ गया, जो टेम्पररी आंसर आया जनरल पर्पस में सेव हुआ। अब अगली इंस्ट्रक्शन कहाँ मिलेगी, कहाँ जाना है उसके लिए एड्रेस ढूंढने, ये बताएगा प्रोग्राम काउंटर। तो आई होप अभी तक आपको इतने समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वी हैव इज एमडीआर एंड एमएआर, वेरी इंपॉर्टेंट वन। एमडीआर की बात करें, इट स्टोर्ड डेटा ट्रांसफर टू और फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी से जो भी डेटा लेके आना है या जो भी मेमोरी को डेटा देना है स्टोर करने के लिए फर्दर, ये स्टोर करके रखता है आपका मेमोरी डेटा रजिस्टर। ये डील करता है डायरेक्टली आपकी मेमोरी से। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर स्टोर सीपीयू एड्रेस सीपीयू वांट टू एक्सेस इन मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी है, सीपीयू कहाँ जाना चाहता है, जैसे लेट्स से कि पीसी ने बोला कि अगला इंस्ट्रक्शन सेल नंबर 5 में। अब सेल नंबर 5 में जाके पता चलता है हमें चाहिए 58 नंबर। अब 58 नंबर प्राइमरी रजिस्टर, प्राइमरी मेमोरी में कहाँ है? मेमोरी में जो भी डेटा कंप्यूटर चाहता है, उसका मेमोरी में एड्रेस क्या है, ये डिसाइड करेगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी में डेटा जो आना जाना है, मेमोरी में एड्रेस जहां आना जाना है, वो डिसाइड करेगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। दे वर्क क्लोजली बिटवीन मेमोरी एंड द सीपीयू। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज आईओ
एड्रेस रजिस्टर, इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर, ये बेसिकली जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है उनके एड्रेस को स्टोर करता है। देन IO बफर रजिस्टर, देखो अगर आपने अपने प्रिंटर को 5 पेज प्रिंट करने को दे दिए, जब तक आपका प्रिंटर 1 पेज प्रिंट कर रहा है तब तक बाकी 4 का डेटा वो कहाँ रखेगा, वो रखेगा वो इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर में। टेम्पररी डेटा स्टोर चाहिए कि जब तक सारे प्रिंट नहीं हो जाते तब तक का ही स्टोरेज करना है, तो वो आपका इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर से होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं पीसी की, ये हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बताता है। आईआर की बात करते हैं तो ये हमें करंट रजिस्टर बताता है। और एमएआर और एमडीआर ये क्लोजली काम करते हैं विद द मेमोरी। तो आपको इनमें से किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऑल्दो नाम से भी अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, मूविंग ऑन, अब बात करते हैं इन डिटेल कैश मेमोरी की। मैंने आपको बताया सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी है, सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव मेमोरी है, हाई स्पीड में काम करती है डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने के लिए, एंड बेसिकली बफर की तरह काम करती है बिटवीन सीपीयू एंड रैम, क्योंकि ये पार्ट ही रैम का है। आप इसको रैम में भी पढ़ सकते हो, वो तो क्योंकि फंक्शन बहुत डिफरेंट है, इसको हम एज अ ट्रीट ही डिफरेंट मेमोरी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सीपीयू का वेटिंग टाइम को लो कर देती है। ठीक है, और ये क्या है, फास्टर देन डी रैम है, क्योंकि जो दूसरी तरह की रैम होती है उससे। एक बार अगर डेटा को कैश कर लिया जाए, उसके बाद सीपीयू क्या करता है, कैश कॉपी को दोबारा से डायरेक्टली उसी से काम करता है। वो फिर से नहीं जाता कि इतने सारे रजिस्टर लो, अच्छा मेमोरी में कहाँ जाना है, मेमोरी में एड्रेस क्या है, मेमोरी में डेटा, वो कुछ डील नहीं करता। उसके बाद शॉर्टकट है, वो जाएगा शॉर्टकट पे पुराना डेटा देखेगा और कॉपी कर देगा। ठीक है, अब ये जो कैश मेमोरी होती है ये 3 तरह की होती है, L1 L2 L3। एक ही चीज आपने देखना है कि इसमें स्मॉलेस्ट L1 है एंड लार्जेस्ट क्या है, L3 है। इसीलिए फास्टेस्ट कौन सी है, L1 है, और स्लोएस्ट कौन सा है, L3 है। ठीक है, और जब आपको कोई भी शॉर्टकट मिल जाए तो उसको कहते हैं कैच हिट, अगर आपको नहीं मिले तो कैश मिस। ठीक है, कैश हिट और कैश मिस भी आपको ऐसे ही, बस टर्मिनोलॉजी है, बस अभी सुन लीजिए, मोर देन एनफ है, ऐसे एग्जाम में अलग से नहीं पूछा जाएगा आपसे। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन, प्राइमरी मेमोरी। ये वो मेमोरी है जिससे सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। इसमें आपके रैम एंड रोम आते हैं। सबसे पहले हमारे पास रैम है। प्राइमरी मेमोरी बेसिकली सीपीयू से डायरेक्टली डील करेगी। रैम रोम इसमें 2 तरह के हैं। प्राइमरी मेमोरी सेमीकंडक्टर की बनी होती है, ये कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है, रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। दैट मीन्स अगर डेटा गया, ये जो आपकी भी जो भी चीजें स्टोर हो रही हैं, अगर रिफ्रेश नहीं होता, पावर चली गई, ठीक है, लाइट चली गई है, तो जितना भी डेटा आपने लिखा है गायब हो जाएगा। ठीक है, और ये रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस को कर सकता है। अब इसमें टाइप में आता है डी रैम, एस रैम और एस डी रैम। डी रैम, एस रैम और एस डी रैम। ठीक है, डी रैम आपका एक कैपेसिटर एक ट्रांजिस्टर से बनता है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इसमें कांस्टेंट रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है, अदरवाइज से क्लोज हो जाएगा, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इसीलिए थोड़ा सा चीप भी है, और इसीलिए ये मेन मेमोरी की तरह भी यूज होता है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप किसी फाइल में लिख रहे हो, अचानक लाइट गई, सारा डेटा साफ हो गया। क्यों? क्योंकि जो भी आप लिख रहे थे, जब तक आपने सेव नहीं किया, वो डी रैम में सेव था। ठीक है, एस रैम की बात करें तो यहाँ पे रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे मल्टीपल ट्रांजिस्टर होते हैं, कैपेसिटर की जरूरत नहीं होती है, फास्टर है, बट यूज होती है एज अ कैश मेमोरी। देन नेक्स्ट है एस डी रैम। ये क्या होता है, ये इस तरह की डी रैम है जो इसकी क्लॉक स्पीड बहुत हाई, रिफ्रेशमेंट रेट बहुत हाई होता है, इसीलिए ये सिस्टम की क्लॉक के क्लोजली काम करती है। ठीक है, ये फास्टर है डी रैम से। एंड मॉडर्न कंप्यूटर में आजकल आप देख रहे होंगे कि एक तब भी टेम्पररी कॉपी बन जाती है। क्यों? क्योंकि एस डी रैम के साथ क्लोजली काम किया जाता है। ओके, तो आई होप डी रैम, एस रैम, एस डी रैम समझ में आ गई होगी। डी रैम क्या है, लाइट गई, डेटा गया। एस रैम क्या है, कैश है। और एस डी रैम क्या है, टेम्पररी फाइल शायद बन जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज रोम, रीड ओनली मेमोरी। जब हम रोम की बात करते हैं, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। दैट मीन्स जो भी डेटा इसमें स्टोर है, वो डेटा कहीं नहीं जा रहा है, चाहे लाइट चली भी जाए। इसीलिए इसको यूज करते हैं रोम को बायोस के लिए। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि लाइट चली गई तो आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, कभी हल्का सा डेटा तब भी रहता है। या फिर अगर लाइट चली गई तो ऐसा नहीं है कि अब आपके कंप्यूटर में डेट भी अपडेट नहीं होगी। अगर आपने कंप्यूटर 10 तारीख को बंद कर दिया, आप 20 दिन बाद निकाल रहे हैं तब भी 10 डेट है, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपके कंप्यूटर में बायोस सेटिंग होती है, वो डेट टाइम इन सबको अपडेट करती है। एंड वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है, उसको ऐसे पावर की डायरेक्ट जरूरत नहीं है। ठीक है, देन रोम आपकी जितनी भी मशीन्स को आप यूज करते हो, चाहे वो वैक्यूम क्लीनर हो, वॉशिंग मशीन हो, उनमें भी क्या करते हो, बेसिकली रोम ही यूज हो रहा है। एक फंक्शन प्रोग्राम बनाया गया, उसको परमानेंटली फीड कर दिया, जिसे आप चेंज नहीं करते। अब मॉडर्न टाइम में क्या है, कुछ स्पेशल ऑपरेशन हम उसको चेंज कर सकते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है एम रोम, मास्ट रोम। अब ये एम रोम बेसिकली क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट एवर रोम टाइप। इसको अगर एक बार आपने बना दिया,
इसके बाद इसकी फंक्शनैलिटी चेंज नहीं होगी। ये हार्ड वायर है। इसके लिए आप एग्जाम्पल देख लो कि आपका पावर बटन जो है कंप्यूटर का, सिर्फ वही आपके कंप्यूटर को ऑन कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रोग्राम ही ये डाला गया है, एम रोम में डाल दिया उसको, ठीक है, तो अब ये चेंज नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप की मेमोरी थी तो लोगों ने सोचा यार ये ज्यादा ना हार्श हो रहा है, हमें एक बार तो मॉडिफाई करना अलाउ होना चाहिए, तो बना प्रोग्रामेबल रोम, प्रोम। ओके, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या है, इसको एक ही बार हम सेट कर सकते हैं। एक बार अगर सेट हो गया, इसमें जो फ्यूज होते हैं वो बर्न होके परमानेंट हो जाते हैं, उसके बाद कुछ भी कर लो वो इरेज नहीं होगा। तो ये ओटीपी वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम है। ओके, इसको बोलते हैं पी रोम या फिर प्रोम या फिर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, अब ये भी थोड़ा सा हार्श लगने लग गया, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ ई प्रोम, इरेजेबल प्रोम का। ये ऐसी रोम है जिसमें आप स्पेशल ऑपरेशन, दैट मींस आप यूवी लाइट की मदद से इसमें डेटा को डिलीट कर सकते हो। हाउएवर इसमें क्या रहता है कि डेटा आपका 10 ईयर्स तक प्रोटेक्टेड रहता है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि हम यूवी लाइट से डेटा को डिलीट कर सकते हैं तो इसको यूवी ई प्रोम, अल्ट्रावायलेट इरेजेबल प्रोम भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज ई प्रोम, इलेक्ट्रिक। अब यूवी लाइट कहाँ से आएगी हर बार, तो हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके भी आप डेटा को टेम्पररी डिलीट कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया आपका इरेज्ड प्रोग्राम, रीप्रोग्रामेबल रोम। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को रीज करके यूज करके आप इरेज कर सकते हो डेटा को, एंड इसका रीप्रोग्राम जो आप कर सकते हो वो 10,000 टाइम्स ज्यादा बार कर सकते हो। इरेज करने में कितना टाइम लगता है, 4 to 10 माइक्रोसेकेंड्स। ओके, एंड 1 बाइट एट अ टाइम आप इरेज करते हो। ओके, सो दिस इज ई प्रोम। नाउ which of the following best describe the role of cache memory in a computer system? कंप्यूटर सिस्टम में जो कैश मेमोरी है उसके रोल को कैसे हम बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं। बेसिकली कैश का काम क्या है, इट स्टोर परमानेंटली स्टोर सिस्टम फाइल, इट प्रोसेस ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेशन, इट स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा फॉर फास्टर सीपीयू एक्सेस, इट मैनेजेस फाइल स्टोरेज ऑन द हार्ड डिस्क। अब देखो ऐसा नहीं है कि जो मैंने चीजें पढ़ाई उसमें सेम लैंग्वेज यहाँ पे यूज कर दी है, लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है बट एसेंस सेम है। यही चीज मैं आपको रिपीटेडली बोल रही हूँ कि इस तरीके से आपने आंसर करना शुरू करना है। तो आपको पता होना चाहिए हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कि डेटा को शॉर्टकट्स बनाए जाते हैं ताकि फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा को फास्टर तरीके से एक्सेस किया जाए। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। ये स्लोअर, चीपर या परमानेंट टाइप ऑफ मेमोरी है। ये कैपेसिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एंड सीपीयू इसीलिए इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता। इसमें जो भी काम करना होगा पहले रैम में जाएगा या प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, फिर डील होगा सीपीयू के साथ। अब देखो वैसे तो इसमें बेसिकली आप नॉर्मल डिवाइसेस पढ़ लो, हावेवर इसमें हमने अकॉर्डिंग टू कि कौन सा प्रिंसिपल वो यूज कर रहा है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वी हैव इज मैग्नेटिक स्टोरेज, जो मैग्नेटिक कंपोनेंट यूज करता है, देन वी हैव इज ऑप्टिकल स्टोरेज जो लाइट वेवलेंथ को यूज करता है, एंड लास्टली वी हैव इज द सॉलिड स्टेट स्टोरेज। ओके, जब सबसे पहले हम मैग्नेटिक स्टोरेज की बात करते हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज में क्या है, लो कॉस्ट, इसमें क्या है सबसे चीप, सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्की मैग्नेटिक स्टोरेज है, क्योंकि इसमें करप्ट भी बहुत जल्दी होता है, इरोजन वगैरह हो जाता है, सॉरी जो आपकी फाइल है उसमें रस्टिंग वगैरह हो जाती है, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ा एग्जांपल आपको पढ़ना है वो एचडीडी का है, क्योंकि ये नॉन रिमूवेबल होती है, दैट मीन्स इसको इंस्टॉल किया जाता है प्रॉपरली मदरबोर्ड के साथ, ठीक है, वो मैंने आपको समझा दिया है, सीपीयू में जाता है ये। एंड इसमें जो आरपीएम, क्योंकि इसको कंप्लीटली रोटेट करना पड़ता है इसके डेटा को रीड करने के लिए, तो इसकी स्पीड क्या होती है 5400 टू 15,000 रेवोल्यूशन पर मिनट। ओके, देन वी हैव इसके अलावा जो छोटे मैग्नेटिक स्टोरेज है आजकल इतने पॉपुलर नहीं है, वो फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क, विंचेस्टर डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, ये सब है, ठीक है, टेप कैसेट ये सब। देन वी हैव इज ऑप्टिकल स्टोरेज, जिसमें हम 3 तरह के डिवाइस पढ़ते हैं, पहला है सीडी, डीवीडी एंड द ब्लू रे। जैसे इसमें अगर सीडी की बात करें, ये क्या यूज करती है, इंफ्रारेड वेव यूज करती है। इसमें हमारे सीडी रोम, जिसमें आप सिर्फ सीडी आई, आपने मूवी देखी, खत्म, आप कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज सीडी राइट, सीडी राइट में सिर्फ एक ही बार लिख सकते हो आप, उसके बाद वो बर्न हो जाता है सीडी में, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हो। देन सीडी रीराइटेबल, जितनी बार चाहो डिलीट करो, जितनी बार चाहे उसमें नई फाइल डालो, ठीक है। तो ये 3 तरह की सीडी होती है। देन इसका थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ जाता है डीवीडी, जो ज्यादा फास्टर है एंड कैपेसिटी बेटर है। तो इसमें अगर सिंगल लेयर है, एक ही लेयर यूज कर रहे हो रिकॉर्डिंग के लिए, तो 4.7 जीबी तक का आपको स्टोरेज मिल जाता है, और अगर डुअल लेयर है, 2 लेयर यूज कर रहे हो, तो 8.5 जीबी तक का स्टोरेज इसमें इजीली मिल जाता है। ये क्या है, डीवीडी रोम, डीवीडी आर एंड डीवीडी आर डी। सेम, डीवीडी रोम मतलब रीड ओनली एक ही बार कर सकते हो, डीवीडी
राइट वंस एक ही बार लिख सकते हो, रोम में सॉरी एक बार भी नहीं लिख सकते, पहले से जो डीवीडी में चीजें होंगी सिर्फ आप उनको रीड कर सकते हो, एंड री राइट में मल्टीपल टाइम्स आप डिलीट और री राइट कर सकते हो। ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे अगेन ब्लू लेजर रे को यूज करेगी, इसमें 25 GB एक सिंगल लेयर में मिलती है एंड 50 GB आपको दो लेयर में मिलती है, ठीक है। इसमें बीडी रोम यानी रीड ओनली एक ही बार रीड कर सकते हो। बीडी राइट, इसमें क्या है आप सिर्फ एक ही बार लिख सकते हो, और जो बीडी री राइटेबल है उसकी दो फॉर्म आती है, बीडी आर डब्ल्यू एंड बीडी आर ई, ठीक है। बस ये याद रखो कि ये दोनों री राइटेबल है, इसमें मल्टीपल टाइम हम लिख सकते हैं। अब ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक स्टोरेज में क्या होता है, देखो मूविंग कंपोनेंट होते हैं। जब आप मैग्नेटिक वे में सीडी से सॉरी नॉट सीडी, अगर आप क्या कहते हैं अपनी हार्ड डिस्क से कोई चीज रीड करना चाहते हो उसमें हार्ड डिस्क को रोटेट करना पड़ता है। ऑप्टिकल स्टोरेज में आपने देखा होगा जब भी सीडी से आप कोई चीज रीड कर रहे हो तो उसमें रोटेट करना पड़ता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट स्टोरेज ऐसा सेमीकंडक्टर वाला स्टोरेज है जिसमें कोई पार्ट मूव नहीं करता। सॉलिड स्टेट इसका नाम इसलिए क्योंकि इसमें कुछ भी पार्ट मूव नहीं कर रहे। तो इसमें आपका एग्जांपल आता है पेन ड्राइव का, इसमें आपका एग्जांपल आता है मेमोरी कार्ड का, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव का। ये सारे एग्जांपल आपके किसके हैं, ये सारे एग्जांपल है आपके सेकेंडरी मेमोरी के, ठीक है। इसमें ऐसा समझने वाला कुछ है नहीं, आपको बस नाम याद करना है, आपको ये देखना है कि इनमें से कौन से टाइप की मेमोरी क्या क्या काम करती हैं और ये किसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन इसी अंडरस्टैंडिंग में से पूछा जाएगा, आपको डायरेक्टली लैंग्वेज कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव इज डिस्क फॉर्मेटिंग। जब आप डिस्क डाल रहे हो कोई कंप्यूटर में, एचडीडी आपकी डिस्क है, तो उसकी फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, ठीक है। फॉर्मेटिंग बेसिकली क्या है, प्रिपेयरिंग स्टोरेज डिवाइस फॉर द यूज, कि मतलब आप नई कोई चीज उसमें कॉपी करना चाहते हो, पेस्ट करना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो, तो उसके लिए तैयार करना, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। इसमें आप एग्जिस्टिंग पुराने डेटा को डिलीट भी करते हो और नई डेटा के लिए जगह भी बनाते हो। तो इसमें पहले होती है लो लेवल फॉर्मेटिंग। लो लेवल फॉर्मेटिंग में क्या करते हो, क्रिएट फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एचडीडी डिवाइस। इसमें क्या करते हो बेसिकली आप स्टोर करके रखते हो कि कितना डेटा, आपने कभी भी देखा होगा जैसे आपकी 8 GB की डिस्क है, तो उसमें ऐसा नहीं कि आप 8 के 8 GB स्टोर कर सकते हो, उसमें कुछ पार्ट जो है वो अलग रखा जाता है। जैसे आपको एक्सेल स्टोरेज जो मिलेगा वो 7.5 मिलेगा, ठीक है, बाकी का 50 MB अलग रखा हुआ है। ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा कौन करता है, ये मैन्युफैक्चर करता है। जो 50 MB है वो बेसिकली इंडेक्स बनाएगा आपका, जो आपकी डिस्क से रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको कवर करेगा। तो ये क्या होती है, लो लेवल फॉर्मेटिंग होती है। इसमें क्या होता है, सारा डेटा को डिलीट किया जाता है जो एग्जिस्टिंग है, एंड इसमें रिकवरी इम्पॉसिबल है लो लेवल फॉर्मेटिंग में। बिल्कुल भी कुछ भी हो जाए डेटा दोबारा से रिस्टोर नहीं हो सकता। वहीं पे हमारे पास हाई लेवल फॉर्मेटिंग है, आप यहाँ पे देख रहे हो हाई लेवल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे क्या होता है, पार्टीशन बनाए जाते हैं। दैट मीन्स आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर में डिस्क है, उसको डी डिस्क, ए डिस्क, बी डिस्क, इन चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। तो यही डिवीजन जो है आपका हाई लेवल फॉर्मेटिंग है। इसमें सिस्टम बनाया जाता है, लेबल्स बनाए जाते हैं ताकि डेटा को अलग अलग जगह पे स्टोर किया जाए। डी ड्राइव, सी ड्राइव, बी ड्राइव, ई ड्राइव ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका कि हार्ड डिस्क अगर आपकी इरेज हो जाए, डेटा क्या है स्पेशल सॉफ्टवेयर के थ्रू या अगर आप रीइंस्टॉल करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम तो वो आ जाता है, ठीक है। देन हमारे पास है पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग मतलब डिवीजन। इसमें अगेन सॉरी हाई लेवल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, सिस्टम असाइन करते हैं, वॉल्यूम ब्रेक कर रहे थे, जब फाइल को आप डिवाइड करते हो अलग अलग सेक्टर में उसको बोलते हैं पार्टीशनिंग, ठीक है। पार्ट काइंड ऑफ हाई लेवल फॉर्मेटिंग भी होता है। इसमें क्या होता है, हमारी एचडीडी के हम पार्ट करते हैं। अगर आप अभी भी अपना कंप्यूटर देखोगे, आप देखोगे उसमें लिखा हुआ है डी सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एच ड्राइव, जितने में आपने डिवाइड किया होगा। इसमें बेसिकली क्या होता है, अलग अलग रूम्स बन जाते हैं। ऐसा सोचो एक बड़ा सा घर है लेकिन आपने उसमें अलग अलग कमरे निकाल दिए कि कौन गेस्ट कहाँ पे जाके सोएगा, कि जो घर के लोग हैं वो रूम ए में सोएंगे, जितने बच्चे हैं वो रूम बी में सोएंगे, जितने बाहर के गेस्ट आए वो रूम सी में जाएंगे, सामान जितना है रूम डी में जाएगा। तो आपने पार्टीशनिंग कर दी है, ठीक है, दैट इज पार्टीशनिंग। देन इसमें एक चीज आती है थ्रूपुट, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। थ्रूपुट बेसिकली क्या है, कितनी स्पीड से डेटा को रीड एंड राइट किया जा सकता है स्टोरेज डिवाइस में, उसको बोलते हैं थ्रूपुट। यानी 1 मिनट के अंदर कितना डेटा रीड किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे आप, थ्रूपुट, बेसिकली स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपने याद रखनी है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन लास्ट वी हैव इज क्लाउड स्टोरेज एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड स्टोरेज क्या है, यहाँ पे बेसिकली आपके पास स्टोर करने के लिए कुछ भी फिजिकल कंपोनेंट नहीं है आपके पास। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक डिस्क है इसमें आप चीजें स्टोर कर लोगे, ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है, एक दूर कहीं सर्वर है, उसमें आपकी इंटरनेट से आप कनेक्ट करोगे और उसमें डेटा को ट्रांसफर करके वो आपके लिए स्टोर करेगा। इसमें आप सेव भी कर सकते हो, कहीं से भी आपके पास फोन है आप उस डेटा को कभी भी एक्सेस कर सकते हो, एंड कहीं किसी से भी शेयर कर सकते हो, डेटा का बैकअप भी बना सकते हो। एग्जाम्पल गूगल ड्राइव का, आपने गूगल ड्राइव में फोटोज रखी हैं, आप किसी भी डिवाइस में अगर उसको खोलेंगे, कहीं पे भी खोलेंगे, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, गिवन कि आपके पास आईडी पासवर्ड हो,
ठीक है, तो ये होता है क्लाउड स्टोरेज, जब दूर रिमोट में आपके डेटा को स्टोर किया जाता है। अब क्लाउड डिप्लॉयमेंट या क्लाउड जो स्टोरेज है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या है, जो सबके लिए अवेलेबल है, भाई कोई भी आके अपना अकाउंट बनाओ, अपना डेटा स्टोर करो, थर्ड पार्टी जो है वो उसको मैनेज करती है। एग्जाम्पल यहाँ पे गूगल ड्राइव का ले लो आप, ठीक है, तो लो कॉस्ट होता है, जनरल पब्लिक के लिए है। दूसरी जगह पे अगर हमारे पास प्राइवेट क्लाउड है, ये क्या होता है, जब कोई फर्म है, कोई हॉस्पिटल है या कोई स्कूल है, उसने क्या कर रखा है, सिर्फ अपने एम्प्लॉयज के लिए ही, किसी जितना भी डेटा है वो सिर्फ हमारे एम्प्लॉयज दे सकते हैं और सिर्फ ये हमारी ड्राइव है। ठीक है, अगर उन्होंने ऐसा बना रखा है, गूगल ड्राइव से कोई स्पेस खरीद ली है जिसमें सिर्फ उनके लोगों का डेटा हो सकता है, तो दैट इज प्राइवेट क्लाउड। कोई भी और आके उसको ओपन नहीं कर सकता है। ओके, सो दैट विल बिकम द प्राइवेट क्लाउड। द नेक्स्ट वी हैव इज हाइब्रिड क्लाउड, जो पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड के मिक्स से बनता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली आप ऐसा एग्जांपल हो, जैसे आपने कोई भी साइट खोली, ठीक है, आपने आयुष्मान भारत खोली डेटा देखने के लिए कि कितने लोगों में क्या कितना बीमा बटा है, कितना क्लेम हो रखा है, कितना अभी पेंडिंग है, ये सब चीजें देखी, तो ये डेटा सबके लिए अवेलेबल है, तो ये पब्लिक हो गया। हाउएवर, लेट्स से कि आपने नया डेटा फीड करना है, तो क्या आप और मैं कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम ऑथराइज नहीं है। तो हम 60-70% ऑफ द साइट देख सकते हैं, पर 30% में हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये हो जाता है हाइब्रिड क्लाउड। इसमें पब्लिक भी है कि सब आके देख सकते हैं डॉक्यूमेंट, सब चीज अपलोड कर सकते हैं, अपनी डिटेल बना सकते हैं। प्राइवेट भी है, क्यों? क्योंकि उसका अप्रूवल, उस डेटा को चेंज करना वो हर किसी को अलाउड नहीं है, इसलिए इसको हेट्रोजीनस क्लाउड भी बोलते हैं। ओके, तो ये हो गए आपके 3 तरह के क्लाउड। अब बेस्ड ऑन कि आपका क्लाउड कर क्या रहा है, कौन सी मतलब उसका बेसिकली फंक्शन क्या है, इसके बेसिस पे हमें 3 तरह की कंप्यूटिंग सर्विस मिलती है। पहला है IaaS, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस की तरह दिया जाता है। इसमें बेसिकली क्या है, आप स्टोरेज के लिए सर्वर देते हो, स्टोरेज के लिए आप जगह दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हो। अदरवाइज इंसान को वो ड्राइव में रखना पड़ता, खरीद के रखना पड़ता, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जहां पे कोई इंसान है वो अपना ऐप डेवलप करना चाह रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, अपने सर्विस दे रहे हो प्लेटफॉर्म की तरह, कि अरे भाई तू कहाँ 10 एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, उसमें ये रन करेगा, वो रन करेगा, ये ले एक जगह ले और इसमें करता रहे तू। तो तुमने आपने क्या कर रखा है, आपने बेसिकली अपना जो प्लेटफॉर्म है वो दे रखा है, वो अपनी सर्विस दे रखी है एज अ प्लेटफॉर्म। लास्ट वी हैव इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जहां पे आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर देते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 है, उसमें आपको वर्ड भी मिल जाता है, उसमें आपको पीपीटी भी मिल जाती है, उसमें आपको एक्सेल भी मिल जाता है, आपने सिर्फ एक डाउनलोड कर रखा है, लेकिन वही क्या कर रहा है, आपको सॉफ्टवेयर दे दे रहा है। ठीक है, आपको क्लाउड का जो स्टोरेज है वो सॉफ्टवेयर दे दे रहा है, तो दैट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। इसके भी 3 टाइप है। ऑलराइट, now student, another question, which of the following technological feature of USB flash drive significantly contribute to their higher data transfer rate compared to the traditional storage like HDD? तो क्यों हमारे जो USB flash drives वगैरह हैं ये better हैं? ड्यू टू देयर सॉलिड स्टेट आर्किटेक्चर, क्या सॉलिड स्टेट आर्किटेक्चर है इसलिए, मैग्नेटिक स्टोरेज मैकेनिज्म है इसलिए, प्लेटर एंड स्पिंडल मोटर है क्या इसलिए, या ऑप्टिकल स्टोरेज है इसलिए? तो देखो, मैग्नेटिक स्टोरेज तो है नहीं, ऑप्टिकल स्टोरेज भी है नहीं, पर क्या सॉलिड स्टेट आर्किटेक्चर ये है? यस, ये सॉलिड स्टेट आर्किटेक्चर है, और इसका प्लेटर एंड स्पिंडल से कोई भी रिलेशन नहीं। बेसिकली इसमें कोई मूविंग पार्ट ही नहीं है, तो स्पिंडल मोटर का करना क्या है? ठीक है, इसमें बेसिकली सेमीकंडक्टर्स यूज होंगे टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। तो हेयर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट हम कवर करने वाले हैं मेजरमेंट की यूनिट्स। मेजरमेंट की यूनिट्स में बेसिकली क्या होता है, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली आपका जो स्टोरेज है या जितना भी आपका डेटा है उसकी क्या क्या यूनिट्स होती हैं, इनको हम कवर करेंगे। तो पहले होता है बिट। बिट मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ये लैंग्वेज है तो इसमें हर एक डिजिट को हम एक बिट बोलते हैं। ठीक है, तो बिट है। अब ऐसे ही 4 बिट मिलके आपका क्या बनाते हैं, एक निबल बनाते हैं। 8 बिट मिलके क्या बनाते हैं, एक बाइट बनाते हैं। 1024 बाइट मिलके क्या बनाते हैं, एक किलो बाइट। 1024 किलो बाइट मिलके एक मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट मिलके एक गीगाबाइट। ऐसे ही 1024 गीगाबाइट मिलके एक टेराबाइट। 1024 टेराबाइट मिलके एक पीटाबाइट। 1024 पीटाबाइट मिलके एक जेक्टाबाइट, एक्साबाइट, एंड 1024 एक्साबाइट जोटाबाइट। ठीक है, ऑल दो यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, बट इसके अलावा भी टर्मिनोलॉजी थी, एग्जाम के लिए आप यहाँ तक भी याद करते हैं, मोर देन इनफ है। हाउएवर इसके बाद आपके योटाबाइट आते हैं जो 1024 जेटाबाइट से बनते हैं, एंड ब्रोंटोबाइट आते हैं जो 1024 योटाबाइट से बनते हैं।
सबसे बड़ा इसमें जियोबाइट है। जियोबाइट बाइट क्या होता है? जो 1024 ब्रोंटो बाइट से बनता है, बिगेस्ट यूनिट। ओके, सो ये आपका तरीका है याद करने का। इसको आप धीरे धीरे याद कर लीजिए। टेराबाइट तक तो आपको वैसे भी याद होगा, तो आपको बेसिकली ये 3 याद करने हैं, ठीक है, विच इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बाकी तो हम लोग डेली टर्म में भी यूज करते हैं, तो वो आप समझ जाएंगे। नाउ इसके बाद अगर मैं प्रायोरिटी वाइज अगर आप समझना चाहें कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या चीजें मुझे पढ़नी होगी, तो आई हैव मेंशन दिस ऑल, कि टॉप प्रायोरिटी पे आपने कौन से टॉपिक्स लेने हैं, हाई प्रायोरिटी पे कौन से लेने हैं, मीडियम पे किस में लेने हैं, और कुछ फ्यू टिप्स, ठीक है, कि किस तरह के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस को व्यू करना है। वी हैव लॉन्च दिस यूपीएससी ईपीएफओ एंड ईओएओ मास्टर कोर्स फॉर and with 2 days demo. Okay, the course you will have to press buy now and you can pay nominal fees of 1 rupee and you can open it. Okay, here you will get the concept classes. आपको हर कंपोनेंट की कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, जिससे आपको पता चल जाए कि इस प्रोसेस में आपकी टीचिंग कैसे होने वाली है। यू विल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट नोट्स, कि कॉन्सेप्ट नोट्स हम किस तरीके से बनाते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे मेंशन होती हैं। देन करंट अफेयर मैगजीन, दैट यू विल ऑल्सो गेट टू कवर करंट अफेयर। बिसाइड दिस सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे टू नो एंड अंडरस्टैंड दिस एग्जाम बेटर। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाते हैं टू टेस्ट योर सेल्फ वेदर वट एवर यू हैव स्टडीड आपको सच में समझ में आया है कि नहीं आ रखा है। एंड देन आपके करंट अफेयर के मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर हम ज़्यादा जल्दी भूलते हैं। ओके, सो विद दिस वी हैव कवर्ड दिस क्लास, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम।